हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम यू टू ऑल। आज हम लोग यहाँ पर एक क्लास कंप्लीट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन का ये पूरा सेट रहेगा। एट द लास्ट ऑफ द सेशन आपको हमें कमेंट करके बताना है कि आपने कितना स्कोर यहाँ पर किया है। और साथ ही जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन भी आपको कल दिए थे वो सारे ही क्वेश्चन एट द लास्ट ऑफ द सेशन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके के और भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए हम लोग यहाँ पर सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 70 तक हमें कंप्लीट करना है। इसमें हमारा पूरा CDP है। ठीक है, तो शिक्षा का कौन सा दर्शन इसमें विश्वास करता है कि प्राकृतिक परिणामों का दंड, हमें यहाँ पर प्राकृतिक परिणामों से दंड कैसे मिलता है? क्या ये प्रकृतिवाद बोलता है? क्या ये एक प्रकार से यथार्थवाद बोलता है? क्या ये एक आदर्शवाद की बात हो रही है या फिर एक मार्क्सवाद की बात हो रही है? ठीक है, तो प्रकृतिवादी हो सकता है या तो आदर्शवाद हो सकता है या आदर्श यथार्थवाद हो सकता है या फिर ये मार्क्सवाद की बात यहाँ पर हो रही है। तो देखो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि प्राकृतिक परिणामों का दंड, मतलब कि आपका यदि इस धरती पर जन्म हुआ है तो आपको दंड भी यहीं के यहीं मिलेगा। ब्रह्मांड यहाँ पर सब कुछ होता है। एक नेचुरल थ्योरी हमने पढ़ी हुई है। नेचुरल थ्योरी क्या बोलती है, प्रकृतिवाद क्या बोलता है कि कर्म के फल का जो भुगतान है, कर्मों की सजा है जो आपको यहीं के यहीं मिल जानी है। तो प्राकृतिक परिणामों का दंड आपको इसी जन्म में मिलना है। ये वाली चीज़ क्या बताती है? ये वाली चीज़ हमें प्रकृतिवाद शो करती है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यथार्थवादी क्या होता है? यथार्थवाद की हम लोग बात करें, रियलिज्म की हम लोग बात करें, इसको नेचुरलिज्म बोला जाता है, इसको रियलिज्म बोला जाता है। यथार्थवाद में हम लोग भौतिक चीज़ों पर बिलीव करते हैं, रियल चीज़ों पर बिलीव करते हैं, वस्तु पर बिलीव करते हैं। ठीक है, कि जैसे ये चीज़ ग्रेट है, इसको हम लोग मान रहे हैं या फिर इसको रियल मानते हुए हम लोग इस पर वर्क कर रहे हैं, तो ये भौतिकवादिता की बात हो जाती है। आदर्शवाद क्या होता है? आइडियलिज्म इसको बोला जाता है। ठीक है, आइडियलिज्म मान लो हमारे कोई आदर्श है, हमारी कुछ ऐसी वैल्यूज़ है, हमारी कुछ मान लो कि हमारी ऐसी वैल्यूज़ है जिसको हमें क्या करना होता है? फॉलो करना होता है। ठीक है, हमारे कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हमारे कोई आइडियल हो गए, जैसे कि हमारे आइडियल होते हैं महात्मा गांधी होते हैं, APJ अब्दुल कलाम होते हैं, तो उनके आदर्शवाद है, उनके कदम पर हम लोग चल रहे हैं, उन्हीं के दिए गए सिद्धांतों को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आदर्शवादिता को फॉलो करती है। मार्क्सवाद क्या होता है? आपको याद आ रहा होगा, समाजवादी जो विचारधारक होते हैं, जैसे कार्ल मार्क्स हो गए, तो यहाँ पर समाजवादिता की बात हो जाती है। तो ये किसको शो करता है? ये शो करता है हमारा मार्क्सवाद को। ठीक है, समाजवादी विचारधारा। एक बार और मैं चारों ही पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं अपन लोग। देखो सबसे पहले प्रकृतिवाद की बात हो रही, तो प्रकृतिवाद यहाँ पर नेचुरलिज्म है। नेचुरलिज्म मतलब कि प्रकृति के लिए आपने कोई भी कार्य किया है तो आपको यहाँ पर रिवॉर्ड दिया जाएगा, और आपने कोई भी गलत कार्य किया तो सजा भी आपको प्रकृति ही देगी। हम ब्रह्मांड को यहाँ पर सब कुछ मानते हैं, जैसे भगवान वाली चीज़ हो जाती है ना कि कर्मों का दंड यहीं पर मिलना है, तो वो प्रकृतिवाद है। यथार्थवाद क्या होता है? रियलिज्म क्या होता है? यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? भौतिकवादी चीज़ों पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। आदर्शवाद में हम अपने एक आइडियल को फॉलो करते हैं, ठीक है, और उसी के अनुसार अपने कार्य को करते हैं। मार्क्सवादी में समाजवादी विचारधारिता यहाँ पर आ जाती है। तो हमसे पूछा गया था कि प्राकृतिक परिणामों द्वारा दंड किसको शो करेगा? प्रकृतिवाद को शो करेगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, नवजात शिशु की कौन सी इंद्रिय जन्म के समय सबसे पूरी तरीके से विकसित होती है? सुनवाई यानी कि हियरिंग वाली चीज़, दृष्टि मतलब देखना, उसका विजन, गंध मतलब कि एक स्मेल, ठीक है, सूंघने वाली चीज़, या फिर स्पर्श, बच्चे का टच। तो नवजात शिशु की कौन सी इंद्रिय जन्म के समय, जैसे उसका जन्म होता है, बर्थ के टाइम पर पूरी तरीके से विकसित हो जाती है, तो उसका जो टच है वो बहुत अच्छे तरीके से और सबसे पहले विकसित हो जाता है। देखो दृष्टि, उसका विजन आने में बहुत टाइम लगता है। ये आपने एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे कि आप बच्चे के सामने एक छोटा सा कोई झुनझुना वगैरह बजा रहे हैं तो उसकी दृष्टि नहीं पड़ेगी। मान लो आप उसके लेफ्ट साइड में बजा रहे हो उस झुनझुने को, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, या फिर वो पलटने की कोशिश करेगा लेकिन उसे समझ नहीं आएगा कि कहाँ मुझे देखना है, तो उसकी एकदम से दृष्टि अच्छे से नहीं पड़ती है। उसको हियरिंग एकदम से, सुनवाई भी समझ में नहीं आती है, और एकदम से उसके गंध का विकास जो है धीरे धीरे होता है। 0 से 3 मंथ में जो है सारे ही उसके जितने भी सेंस होते हैं, 6 सेंस होते हैं, उसका डेवलपमेंट हो जाता है। फिर सुनने की शक्ति, देखने का विजन, फिर गंध, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग उसको करवाई जाती है तो उसका विकास भी धीरे धीरे होता है, उसकी गंध को वो पहचानने लग जाता है। सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे पहले आता है बच्चों के अंदर स्पर्श। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको याद हो मैंने आपके साथ एक चार्ट भी शेयर किया था जिसमें ये सारी चीज़ें बताई हुई थी कि कब कौन से विकास बच्चों के अंदर होता है, विजन कब सबसे अच्छा परफेक्शन विजन में आ जाएगा, सारी चीज़ें उसके अंदर थी। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? परीक्षा में खराब प्रदर्शन करने के कारण, यहाँ पर बच्चा जो है परीक्षा में खराब प्रदर्शन कर रहा है, आप स्कूल हमेशा के लिए छोड़ देते हैं और यह कहते हुए कि आप स्कूल के लिए नहीं बने। सिगमंड फ्रायड के अनुसार आप किस रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहे हो?
बच्चा जो है परीक्षा के अंदर खराब प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन हम लोग बोलते हैं ना कि इसका जो पूरा जो इसने श्रेय दे दिया, श्रेय इन द सेंस कि यहाँ पर पूरी जो भी गलती हो इसने किसी और के ऊपर डाल दी है। उसने क्या बोल दिया कि मैं पढ़ाई के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं स्कूल के बना ही नहीं हूँ, मेरा काम कुछ और है, मतलब मुझे खेलना है या फिर मुझे तो सिंगिंग में ही जाना है, मुझे तो डांसिंग में ही जाना है। तो सिगमंड फ्रायड की थ्योरी के अकॉर्डिंग आप कौन सी रक्षा युक्ति का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हो? क्या आप प्रतिगमन का प्रयोग कर रहे हो? क्या आप युक्तिकरण का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हो? क्या आप प्रक्षेपण का प्रयोग कर रहे हो? या फिर आप प्रतिक्रिया गठन का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हो? तो देखो, जब भी बच्चा ऐसा कार्य करता है, मतलब किसी और को वो यदि ब्लेम कर देता है, तो ये चीज़ें क्या शो करती है? ये चीज़ें शो करती है युक्तिकरण को। आपने क्या करा, आपका पूरा ब्लेम जो है किसी और के ऊपर डाल दिया। मतलब आप क्या बोल रहे हैं कि स्कूल मेरे लिए बना ही नहीं है। मतलब आप क्या बोल रहे हो, आप खुद को बचाना चाहते हो, आप खुद को स्कूल जाने से, आप खुद को एग्जाम देने से बचाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? ये सारी चीज़ें युक्तिकरण के अंदर आती है। चारों ही पॉइंट हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। एक काम करते हैं, सारे ही पॉइंट को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आपको युक्तिकरण के एग्जाम्पल बता देती हूँ। युक्तिकरण में हम लोग क्या देखते हैं? युक्तिकरण में क्या होता है कि हम लोग मतलब किसी और को ब्लेम कर रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं कि हमसे यदि अच्छा काम नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी और के ऊपर उस ब्लेम को डाल रहे हैं। जैसे कि एक अपाहिज बच्चा है, मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक अपाहिज बच्चा यदि यहाँ पर है, तो वो बच्चा क्या बोल रहा है, अच्छा हुआ भगवान ने मुझे पैर नहीं दिए, पैर देते तो मैं क्या करता, दिन भर खेलता रहता, फिर मेरा पढ़ाई का समय यहाँ पर डिस्टर्ब होता। यदि उसकी थिंकिंग ऐसी है तो उसने क्या कर लिया है, उसने युक्तिकरण को अपना लिया है। वो जैसा भी उसने स्वीकार कर लिया है, उसने अपाहिज होने को स्वीकार कर लिया और उस भगवान को क्या बोल रहा है, अच्छा हुआ आपने मुझे पैर नहीं दिए, अगर आप मुझे पैर दे देते तो मैं दिन भर खेलता रहता और अपना समय नष्ट करता रहता। अब यही समय मैं क्या करता हूँ, अपनी पढ़ाई में लगा देता हूँ। तो उस बच्चे ने क्या कर लिया, इस बच्चे ने यहाँ पर युक्तिकरण को अपना लिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इस प्रकार के क्वेश्चन का? आंसर कि आप क्या कर रहे हैं, खुद को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, खुद को कैसे रैशनलाइज कर रहे हो। युक्तिकरण करना मीन्स कि रैशनलाइज करना। आपने खुद को कैसे समझा लिया कि जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, मैं किसी और कार्य के लिए बनाऊं। आप खुद को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हो। ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? युक्तिकरण के अंदर आती है, ठीक है। और बात करते हैं, प्रक्षेपण की बात कर लेते हैं। प्रक्षेपण क्या बोल रहा है? मैंने आपको शायद 4 से 5 दिन पहले एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था, ठीक है। प्रक्षेपण क्या होता है, मैंने उसमें पूछा था प्रक्षेपण निम्नलिखित में से कौन सा परिभाषा जो प्रक्षेपण को अच्छे से डिफाइन करती है। तो फिर हमने वहाँ पर आंसर दिया था कि हम अपनी अनैच्छिक क्रियाएं जो है, अपनी अनैच्छिक या बुरी आदतों का जो प्रक्षेपण है किसी और के ऊपर कर देते हैं, या फिर उस चीज़ को किसी और के ऊपर आरोपित कर देते हैं। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? ये चीज़ हमारी यहाँ पर प्रक्षेपण को कहलाती है। प्रक्षेपण को डिफाइन करते हैं मतलब कि हम अपना पूरा कार्य जो है किसी बाहरी एजेंट के ऊपर डाल देते हैं। यदि हम लोग इसकी परिभाषा देखें तो पूरा कार्य का श्रेय जो है किसी बाहरी एजेंट को दे दिया जाता है। बाहरी एजेंट मतलब पूरा श्रेय किसी और के ऊपर डाल दिया जाता है। मान लो एक एग्जाम्पल के थ्रू यदि हम इसको कंसीडर करें, तो मैं क्रिकेट खेलती हूँ, ठीक है, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, आपको भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। उस दिन क्या हुआ कि मैं बहुत छक्के लगाती हूँ, मैं बहुत चौके लगाती हूँ, लेकिन उस दिन मैं 2 रन बनाकर आउट हो गई। कितनी बुरी बात हो गई कि मैंने 2 रन ही बनाए और मैं आउट हो गई। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, मैं अपना पूरा जो ये पूरी गलती है, ये जो पूरा मैंने किया है काम, मैंने किस पर डाल दिया, मैंने अपने बैट पर डाल दिया कि आज मेरा बैट नया था तो मुझसे सेट नहीं हुआ, इसलिए मैं 2 रन बनाकर ही आउट हो गई। तो ये क्या चीज़ कहलाएगी? ये चीज़ क्या कहलाती है? प्रक्षेपण कहलाती है। मतलब कि आप अपनी जितनी भी गलतियाँ हैं वो किसी और के ऊपर डाल रहे हो। मतलब गलती आपकी है, आज हो सकता है आपने 2 से 3 दिन तक प्रैक्टिस ना करी हो, लेकिन आपने पूरा क्रेडिट किसको दे दिया? उस बैट को दे दिया कि ये बैट की गलती है, मैं तो अच्छे से रन बना रही थी पर ये मेरे हाथ में अच्छे से सेट नहीं हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, मैं 2 रन पर ही आउट हो गई, ठीक है, मुझे आउट कर दिया गया। मैंने जैसे ही यहाँ पर 4 रन के लिए बॉल फेंकी और यहाँ पर कैच कर लिया किसी ने, आज मुझसे अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ क्योंकि मेरा बैट यहाँ पर खराब है। तो प्रक्षेपण में क्या होता है? प्रक्षेपण में ये चीज़ होती है कि हम लोग अपना जो गलती होती है वो किसी और के ऊपर आरोपित कर देते हैं। और युक्तिकरण क्या होती है? मेजर 2 डिफरेंस हमें समझना है। युक्तिकरण में क्या होता है, हम खुद को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा हुआ यहाँ पर मेरे पैर नहीं है, ठीक है, ऐसा उस अपाहिज बच्चे ने बोला। या फिर अच्छा हुआ कि मैं स्कूल में प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाया क्योंकि मैं तो स्कूल के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं तो किसी और के लिए बनाऊँ। तो ये चीज़ें आपकी क्या कहलाएगी? ये चीज़ें आपकी युक्तिकरण कहलाएगी। एक पॉइंट और है इसके अंदर, प्रतिगमन क्या होता है? तो देखो, प्रतिगमन क्या होता है, हम लोग किसी दूसरी स्टेज में चले गए। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है। डिप्रेशन मतलब कि उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, उसका बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा लॉस हो गया है। तो वो क्या करता है, बच्चों के जैसा बिहेव करने लग जाता है, बच्चों के खिलौनों से खेलने लग जाता है। तो इसी स्टेज में उसने क्या कर लिया, प्रतिगमन कर लिया, वो अपनी जिम्मेदारियों से क्या हो गया, विमुख हो गया है,
ठीक है। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि एक लड़की है, उसकी अभी अभी शादी हुई है, वो कुछ समय अपने ससुराल जाती है, लेकिन वो वहाँ की जिम्मेदारियां नहीं निभा पाती है, तो वो क्या करती है, ससुराल को छोड़कर वापस से अपने मायके आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी क्या कहलाएगी, ये चीज़ भी हमारी क्या कहलाएगी, प्रतिगमन कहलाएगी, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर वापस घर को लौट चुकी है, उसे वो सारी जिम्मेदारियां नहीं निभाना है। तो ये ऐसी स्टेज जो होती है जहाँ पर हम लोग ये स्टेज छोड़कर किसी दूसरी स्टेज में चले जाते हैं। अब वो लड़की जो है वापस से घर आकर बिल्कुल बच्चों जैसे पहले रहती थी वैसे ही रहना स्टार्ट कर देती है। तो ये चीज़ें किसको शो करती है, ये चीज़ें प्रतिगमन को यहाँ पर शो करती है। युक्तिकरण हमने देख लिया कि खुद को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। प्रक्षेपण हम अपनी चीज़ों का जो दोषारोपण है या जो चीज़ें हमने करी है उसका दोष किसी और के ऊपर मढ़ देते हैं, तो वो चीज़ें प्रक्षेपण कहलाती है। अब ये चीज़ आती है कि प्रतिक्रिया गठन क्या होता है। प्रतिक्रिया गठन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, प्रतिक्रिया गठन में क्या होता है, मन में बिल्कुल अपोजिट चीज़ें होती है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू यदि हम लोग समझे प्रतिक्रिया गठन को, तो एक एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं। जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं, राइट। स्कूल के बच्चे क्या कर रहे हैं, स्कूल के बच्चे, स्कूल मतलब मान लो कि मेरे स्कूल का नाम XYZ है। मुझे ना XYZ स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं इतना नफरत करती हूँ ना, क्योंकि मुझे वहाँ के प्रिंसिपल भी पसंद नहीं, बहुत डांटते हैं। वहाँ के टीचर भी पसंद नहीं, क्योंकि वो मेरी बहुत पिटाई करते हैं। फिर भी मैं ये जताने की कोशिश करती हूँ स्कूल वालों को कि नहीं, ये स्कूल बहुत अच्छा है और मुझे अपनी पूरी जो एजुकेशन है, मुझे 12th क्लास तक इसी स्कूल में पढ़ना है। लेकिन इंटरनली मैं उस स्कूल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। मेरा मन तो करता है कि मैं उस स्कूल को क्या करूँ, अभी के अभी छोड़कर चली जाऊँ। लेकिन फिर भी मैं ये दर्शाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं ये शो करने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे ये स्कूल बहुत पसंद है, मुझे प्रिंसिपल सर जो है बहुत पसंद है, मुझे प्रिंसिपल मैम भी बहुत पसंद है, और मुझे यहाँ का जितने भी टीचर्स है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतिक्रिया गठन में क्या हो रहा है, होता कुछ हो रहा है लेकिन हम जताते कुछ और है। तो ये हमारी सिगमंड फ्राइड की रक्षा तंत्र की युक्तियों के अंतर्गत आता है। ठीक है, एट द लास्ट ऑफ द सेशन जो जितनी भी युक्तियां हैं उनको मैं डिफाइन कर दूंगी। अभी हमसे 4 की बात की गई थी, ये चारों मैंने यहाँ पर बता दिए, और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुरक्षण पूर्वाभ्यास का सबसे अच्छा उदाहरण होगा। अनुरक्षण पूर्वाभ्यास का सबसे अच्छा उदाहरण होगा, देखो ये मेमोरी की बात हो रही है। ठीक है, मेमोरी से संबंधित है। तो पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं, परीक्षा के लिए अध्ययन करते समय अपने नोट्स को बार बार पढ़ना, क्या ये अनुरक्षण पूर्वाभ्यास को प्रदर्शित करता है। दूसरा ऑप्शन है, इस बारे में सोचकर कि आप जिस सामग्री का अध्ययन कर रहे हैं वह अध्यायों से संबंधित है जिन्हें आपने पहले से पढ़ रखा है। तीसरा ऑप्शन आपका बोल रहा है, सामग्री को याद रखने में आपकी मदद करने के लिए निमोनिक्स को विकसित कर देना। निमोनिक्स हम लोग कोई कोड वर्ड बना देते हैं, जैसे पैग वर्ड भी होते हैं, हमने कोई कोड वर्ड बना दिया। जैसे कि हम लोग कोड वर्ड कैसे देखते हैं, जैसे हमें एडिशन को याद रखना है तो हम लोग उसका सिर्फ शॉर्ट में ऐड याद रख लेते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि इसको ऐड करना है, तो हमने यहाँ पर उसका छोटा सा निमोनिक्स बना लिया। कौन एडिशन बोलेगा। मल्टीप्लीकेशन को हम लोग शॉर्ट में MUL लिख देते हैं, तो हमें पता है कि इस मल्टीप्लीकेशन इतनी बड़ी स्पेलिंग कौन लिखेगा, तो हमने MUL करके लिख दिया, तो वो सारे निमोनिक्स होते हैं। ऑप्शन डी बोल रहा है, यह सोचकर कि सामग्री आपके जीवन से कैसे संबंधित है, क्या ये चीजें हमारी अनुरक्षण पूर्वाभ्यास को शो करती है क्या। आंसर क्या होगा, कुछ सेकंड का टाइम है, आप यहाँ पर सोच सकते हैं, फिर अपन इसको डिफाइन करेंगे कि ये चीज़ें होती क्या है। देखो, STM और LTM से संबंधित है, यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी, और LTM लॉन्ग टर्म मेमोरी से संबंधित है। अनुरक्षण पूर्वाभ्यास जो होता है वो STM में होता है। ठीक है, हमने ये पूरा सर्कल भी पढ़ा है कि कोई भी चीज़ मेमोरी में कहाँ स्टोर होती है, STM में आती है, फिर हम उसकी रिहर्सल करते हैं, फिर हमारी LTM में चली जाती है। तो ये जो अनुरक्षण पूर्वाभ्यास जो है ये हमारा किससे संबंधित है, शॉर्ट टर्म मेमोरी से संबंधित है। अब इसकी अनुरक्षण पूर्वाभ्यास बोलता क्या है कि जब तक आप चीज़ों को याद करोगे वो याद रहेगा, लेकिन यदि आपने उसकी प्रैक्टिस करना छोड़ दी, आपने उसकी रिहर्सल करना छोड़ दी, तो आप उस चीज़ को क्या करोगे, भूल जाओगे। जैसे कि कल शाम वाला हमने एक पेपर डिस्कस किया था ग्रेड 2 का, उसके अंदर सेम क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपके STM के अंदर रह जाती है वो LTM के अंदर जा ही नहीं पाती है। जैसे कि चंकिंग करना, आप क्या करते हो, चीज़ों को छोटे छोटे कोड में याद कर लेते हो। 7 + -2 मैजिकल नंबर हो गया, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, थोड़े समय के लिए ये याद हो जाती है लेकिन वापस से हमारी मेमोरी से चली जाती है, क्योंकि हम लोग इसकी ज़्यादा रिहर्सल नहीं करते हैं। तो कोई भी चीज़ आपकी विस्तृत मेमोरी में या फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में कब जाएगी, जब तक आप उसकी रिहर्सल नहीं करोगे, जब तक आप उसका अभ्यास नहीं करोगे। तो परीक्षा के अध्ययन करते समय बार बार अपने नोट्स को पढ़ना, बार बार उनकी रिहर्सल करना, बार बार उनकी प्रैक्टिस करना, ये सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा हमारा अनुरक्षण पूर्वाभ्यास का।
अनुरक्षण पूर्वाभ्यास किसका हिस्सा हो गया? तो अनुरक्षण पूर्वाभ्यास हमारा एसटीएम का हिस्सा होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें जब तक उसका काम नहीं हो जाता तब तक उस चीज़ को याद करना पड़ता है, उस चीज़ को रिवाइज करना पड़ता है। लेकिन यदि यदि हम लोग इस चीज़ को भी समझते हैं कि अनुरक्षण पूर्वाभ्यास को हम लोग विस्तृत मेमोरी में डालना चाहते हैं, हम लोग अनुरक्षण पूर्वाभ्यास से इसको विस्तृत पूर्वाभ्यास बनाना चाहते हैं, तो क्या हम ये कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली हम ये चीज़ कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। इसके लिए आप इसको कोडिंग के फॉर्म में याद कर लो, आप इसके लिए कुछ निमोनिक्स यहाँ पर डिसाइड कर लो कि आपको ये चीज़ याद करनी है, तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। तो वो क्या करेगी, अनुरक्षण पूर्वाभ्यास के आप जब रिहर्सल करोगे, और रिहर्सल भी ऐसी वैसी नहीं, रटने वाली नहीं, आप रिहर्सल कैसी करोगे, उसके अंदर आप कुछ ऐसे कोड बना लोगे, तो वो चीज़ें कहाँ चली जाएगी, वो चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चली जाएगी, फिर वो चीज़ें आपकी विस्तृत मेमोरी के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें याद रहेगी आपको। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि अनुरक्षण पूर्वाभ्यास का सबसे अच्छा उदाहरण क्या होगा? परीक्षा के लिए अध्ययन करते समय अपने नोट्स को बार बार पढ़ना अनुरक्षण पूर्वाभ्यास के अंदर आता है, क्योंकि हम लोग रियल में देखते भी है कि एग्जाम पास कर ली, उसके बाद हम लोग भूल जाते हैं कि हमने एग्जाम में लिखा क्या था, इवन क्वेश्चन क्या आया था, उसका आंसर हमने क्या लिखा था, ये चीज़ भी हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग इतना रिवाइज करते हैं कि सिर्फ एग्जाम टाइम तक याद रहे। लेकिन यदि हमें उसे एलटीएम पूरे समय तक याद रखना है तो कुछ लॉजिक लगाने पड़ेंगे, उसको पूरा समझना पड़ेगा, उसको लॉजिकल वे में समझना पड़ेगा, उसका पूरा तार्किक चिंतन करना पड़ेगा कि अच्छा भारत का जीत ये हुई थी, तो भारत की कैसे इसने जीता था, स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं, उसके पीछे का एक एक लॉजिक यदि हमें पता है, तभी वो चीज़ हमारे कहाँ जाएगी, विस्तृत मेमोरी के अंदर, लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जा पाएगी। ठीक है, और एक चीज़ ये भी बोली जाती है कि जो विस्तृत मेमोरी होती है वो क्या होती है? विस्तृत मेमोरी हमारी परिवर्तनों की कला होती है। इसमें परिवर्तनों का गुण निहित होता है। हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि हमें स्वतंत्रता के बारे में हमने क्लास 6th में पढ़ा था, स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, थोड़ी बहुत चीज़ें 6th में पढ़ ली, फिर हमको वो परमानेंटली याद हो गई, हमारे एलटीएम में चली गई, हमारी विस्तृत मेमोरी में चली गई। फिर धीरे धीरे क्या करा हमने, और स्वतंत्रता दिवस के बारे में और पढ़ा, और पुरानी चीज़ें जानी कि पहले जो 1947 से पहले क्या सिचुएशन थी, फिर वो चीज़ें एलटीएम में चली गई, फिर और जाना, तो नई नई चीज़ें क्या हो रही है, एलटीएम के अंदर जाकर स्टोर होती जा रही है। तो विस्तृत मेमोरी क्या होती है? परिवर्तन की एक कला होती है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, नई चीज़ों को ऐड करते जाते हैं, और पुरानी चीज़ें भी साथ के साथ आपकी उसके अंदर ऐड होती रहती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है, प्रतीक ने सीखा है कि हर बार जब वह अपना कमरा साफ करता है तो उसकी माँ अपना पसंदीदा मिठाई बनाती है। यह किस चीज़ का उदाहरण है? तो देखो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि प्रतीक नाम का एक बच्चा है, वह जब जब अपना कमरा साफ करेगा तो उसकी माँ उसके लिए मिठाई बना कर देगी उसको। यह किस चीज़ को शो करती है? ये शास्त्रीय अनुबंधन को शो करती है, ये नकारात्मक पुनर्बलन को शो करती है, ये सक्रिय अनुबंधन को शो करती है, या फिर ये विलोपन को शो करती है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें 4 टाइप के जो थ्योरी है उसको समझने की आवश्यकता है। BF आपको याद आ रहा होगा, जो BF स्किनर है, ब्यूरे फ्रेडरिक स्किनर है, उन्होंने 4 टाइप की थ्योरी यहाँ पर बताई है। कौन कौन से 4 पॉइंट उन्होंने यहाँ पर बताया, पहले उन चारों पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। एक तो उन्होंने बताया पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। ठीक है, मैं शॉर्ट में यहाँ पर लिख रही हूँ। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मतलब सकारात्मक पुनर्बलन, नेगेटिव रेनफोर्समेंट मतलब कि नकारात्मक पुनर्बलन। ठीक है, पॉजिटिव पनिशमेंट यानी कि सकारात्मक दंड, और नेगेटिव पनिशमेंट यानी कि नकारात्मक दंड। अब इन चारों को एक काम करते हैं, चारों को डायग्राम के थ्रू समझते हैं ताकि बहुत आसान ये चीज़ आपके लिए हो जाए। देखो इमेज आपको यहाँ पर स्क्रीन पर अच्छे से डिस्प्ले हो रहा होगा, इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ। 4 चीज़ों को हम लोग समझने वाले हैं, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट को, नेगेटिव रेनफोर्समेंट को, पॉजिटिव पनिशमेंट को और नेगेटिव पनिशमेंट को। राइट, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट को हिंदी में बता देती हूँ, सकारात्मक पुनर्बलन बोलते हैं। नेगेटिव रेनफोर्समेंट नकारात्मक पुनर्बलन होगा। पॉजिटिव पनिशमेंट हमारा सकारात्मक दंड होता है, और नेगेटिव पनिशमेंट हमारा नकारात्मक दंड होता है। तो देखो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में सबसे पहले आपको इमेज दिख रही होगी, इमेज के थ्रू समझोगे तो बहुत आसान हो जाएगा इस चीज़ को समझना। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ये जो बच्चा है, ड्रैंक ऑल माई मिल्क, मैंने अपना सारा मिल्क पी लिया है। मदर जो है, इसकी मॉम जो है, उसने इसको ग्लास भर के दिया था, इसने सारा दूध पी लिया। अब ये क्या जा रहा है, अब ये मिट्टी के अंदर खेलने जा रहा है, सैंड रेत के अंदर खेलने जा रहा है। मतलब कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या बोलता है, आप कुछ उसके अंदर अच्छी चीज़ें ऐड कर दो। मान लो कि इसने सारा दूध पी लिया, मतलब ये गुड बॉय है, इसने दूध पी लिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको खेलने भेज सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली हमारी मदर करती है ना, कि हम लोगों ने यदि खाना खा लिया है तो वो हमें बाहर खेलने के लिए जाने देती है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर बच्चों के साथ होती है। बच्चों के साथ यही करना है कि यदि वो अच्छा कार्य करते हैं तो उनको कुछ आप रिवॉर्ड दे दो, उनको आप कुछ पुरस्कार दे दो। तो यहाँ पर बच्चों को क्या परमिशन मिल गई कि तुम बाहर जाकर अपने फ्रेंड के साथ खेल सकते हो। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, ये चीज़ कहलाती है हमारी सकारात्मक पुनर्बलन। ठीक है, सकारात्मक पुनर्बलन मतलब बच्चे को एक अच्छा रिवॉर्ड यहाँ पर मिल चुका है।
अब अपन नकारात्मक पुनर्बलन की बात करते हैं, दूसरी इमेज को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। नकारात्मक पुनर्बलन में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कुछ बुरी चीज़ को वहाँ से हटा दो, ठीक है, कुछ बुरी चीज़ को हटाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि नेगेटिव रेनफोर्समेंट यानी नकारात्मक पुनर्बलन की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब क्या होता है, जैसे कि हम लोगों की नॉर्मली आदत क्या होती है, हम लोग जो होते हैं दिन भर पढ़ाई करते रहते हैं या फिर दिन भर अपने ऑफिस का काम करते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा रूम बहुत ही ज़्यादा गंदा रहता है। फिर हमारी मदर जो आती है एक दिन में 10 बार हमारे रूम में आती है और बार बार हमको डांट कर जाती है, बार बार हमें नैग करती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, इतना रूम इतना गंदा क्यों, रूम की सफाई करो, अपनी बुक्स अलग रखो, अपने मोबाइल फ़ोन चार्जर लैपटॉप सबको सही जगह रखो। तो दिन में 10 बार आपकी डांट पड़ती है। तो अब आपको क्या करना है, उस डांट से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस रूम की सफाई करनी पड़ेगी। तो आपने जो बुरी चीज़ थी, आपको बुरी चीज़ क्या लग रही थी कि मदर से आपको बार बार डांट पड़ रही थी, दिन में 10 बार डांट पड़ रही थी। तो आप उस डांट से बचने के लिए क्या कर रहे हो, आप उस डांट से बचने के लिए अपने रूम की सफाई कर रहे हो। तो ये चीज़ें क्या कहलाती है, ये चीज़ें हमारी नेगेटिव रेनफोर्समेंट यहाँ पर कहलाती है, ठीक है। नकारात्मक पुनर्बलन का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ ऐसा कर देना जिससे कि बच्चे के ऊपर जैसे कि उसकी पिटाई कर देना। रेनफोर्समेंट की बात हो रही है, पुनर्बलन की बात हो रही है, रिवॉर्ड की यहाँ पर बात हो रही है। तो हम लोग इससे समझ सकते हैं कि हम लोग कोई बुरी चीज़ को क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ से हटा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मदर की जो डांट थी, उस डांट से बचने के लिए हमने क्या करा, अपनी घर रूम की सफाई कर दी। मतलब काम तो अच्छा किया, रूम की सफाई करना ज़रूरी भी था, लेकिन हमने क्यों किया, उस डांट से बचने के लिए हमने रूम की सफाई करी। तो वो चीज़ हमारे लिए क्या कहलाएगी, वो चीज़ हमारे लिए कहलाएगी नेगेटिव रेनफोर्समेंट। आगे बात करते हैं, ये दोनों चीज़ें यदि आपको क्लियर हो गई हो, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और नेगेटिव रेनफोर्समेंट। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव पनिशमेंट की। पॉजिटिव पनिशमेंट यहाँ पर क्या बोलती है, कुछ बुरी चीज़ को ऐड कर देना। पनिशमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, सज़ा का रख रहे हैं कि सज़ा थोड़ी देनी पड़ेगी क्योंकि बच्चा हमारी बात नहीं मान रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, उसको सज़ा में थोड़ी सी डांट दिया या फिर उसकी थोड़ी सी पिटाई कर दी। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो, शायद ये फादर इस बच्चे के, वो उसको थोड़ा सा मार रहे हैं इस तरीके से। क्यों मार रहे हैं, क्योंकि उसने इनकी बात नहीं मानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बुरी चीज़ को ऐड कर देना क्या होता है, पॉजिटिव पनिशमेंट होता है, ठीक है। पॉजिटिव पनिशमेंट में हम लोग क्या करें, कुछ बुरी चीज़ को यहाँ पर ऐड करें। मान लो बच्चे की थोड़ी सी पिटाई कर दी क्योंकि वो यहाँ पर हमारी बात नहीं मान रहा था, लीगली तो ये चीज़ गलत है, लेकिन हम इस एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। अब नेगेटिव पनिशमेंट की बात करेंगे। नेगेटिव पनिशमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ को बच्चों से दूर कर रहे हैं। जैसे कि ये गर्ल है, इसके लिए इसकी जो डॉल है, मान लो ये बारबी डॉल है यहाँ पर, ठीक है, इस बारबी डॉल को हमने इससे दूर कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि ये पढ़ाई नहीं करती है, दिन भर इस डॉल से खेलती रहती है। तो ये बच्चे के लिए क्या करेगा, नकारात्मक सजा का कार्य करेगा, क्योंकि इसकी डॉल यदि इससे दूर हो जाती है और इस लड़के का वीडियो गेम यदि इससे छीन लिया जाता है, तो ये इसके लिए एक नकारात्मक जो सज़ा है उसका कार्य करेगा, नेगेटिव पनिशमेंट का कार्य करेगा। और इसको तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक ये अपना होमवर्क नहीं कर लेता या फिर जो है उनकी बात नहीं मान लेता। तो ये चीज़ें क्या कहलाती है, ये सारी चीज़ें हमारी नेगेटिव पनिशमेंट या फिर नकारात्मक सज़ा के अंतर्गत कंसीडर की जाती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, एक इमेज के थ्रू और समझते हैं इसको। चलो इस इमेज के थ्रू और समझो। इस इमेज से आई थिंक सारी ही चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। वापस से मैं आपको सारे ही एग्जाम्पल यहाँ पर डिफाइन करने वाली हूँ। देखो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, पॉजिटिव पनिशमेंट, सकारात्मक पुनर्बलन का। अब सकारात्मक पुनर्बलन में आपका जो आउटकम रहेगा वो कैसा रहेगा, फेवरेबल यानी कि अच्छा रहेगा, और इससे व्यवहार में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ग्रीन कलर का सिंबल ऊपर की साइड दिखा रहा है, मतलब कि व्यक्ति के व्यवहार में वृद्धि होती है। नेगेटिव रेनफोर्समेंट का भी आउटकम क्या रहेगा, उसका रिजल्ट भी क्या निकलेगा, अच्छा निकलेगा, और इससे भी व्यक्ति के व्यवहार में बढ़ोतरी होगी। और यदि हम लोग सजा की बात करें तो सजा क्या होगी, हमेशा अनफेवरेबल होगी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। पनिशमेंट हमेशा अनफेवरेबल रहेगी और इसका बिहेवियर, व्यक्ति के बिहेवियर में या फिर बच्चे का जो व्यवहार है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। 4 अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू वापस से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि बच्चा जो है अपने रूम की सफाई करता है तो उसको चॉकलेट मिलती है। जब जब उसके रूम की सफाई होगी उसके हाथ में एक चॉकलेट थमा दी जाएगी, डेयरी मिल्क थमा दी जाएगी, 5 स्टार हम लोग उसको देंगे, किटकेट हम लोग देंगे। पर कब देंगे, जब वो क्या करेगा, अपने रूम की सफाई करेगा, ठीक है। तो ये फेवरेबल है और इससे व्यक्ति के व्यवहार में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यदि आप उसको बार बार चॉकलेट दे रहे हो तो वो बार बार उस कार्य को करेगा। जब जब वो रूम की सफाई करेगा उसको पता है जब जब मैंने रूम की सफाई करी है मुझे यहाँ पर डेफिनेटली चॉकलेट मिलेगी, तो वो क्या करेगा, इस व्यवहार को, इस कार्य को क्या करेगा, बार बार करेगा। तो इससे व्यक्ति या बच्चे के व्यवहार में क्या होगी, वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी, ठीक है। तो ये अच्छी बात होगी। अब नेगेटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है,
नेगेटिव रेनफोर्स में हम लोग ये चीज़ कंसीडर कर सकते हैं, इसका भी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया था, हमने क्या करा था, कुछ बुरी चीज़ को हटाने के लिए हम लोग कार्य करें। जैसे कि मेरी माताजी क्या करती है, बार बार मेरे को डांटती है कि तू रूम की सफाई कर ले, रूम की सफाई क्यों नहीं करती है। तो मैं उस डांट से बचने के लिए क्या कर रही हूँ, मैं उस डांट से बचने के लिए रूम की सफाई कर रही हूँ। ना कि मुझे लालच है कि मुझे चॉकलेट खानी है, मुझे बस वो डांट नहीं खानी, उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, अपने रूम की सफाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं इस डांट से बचने के लिए बार बार इस कार्य को करूँगी। जब भी मेरी मम्मा जो है मेरे रूम के पास आएगी, मैं क्या करूँगी, अपने रूम की सफाई करना स्टार्ट कर दूंगी ताकि मेरी डांट ना पड़े। तो ये चीज़ किसको शो करती है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट को शो करती है। इसका फेवरेबल आउटकम कैसा होगा, फेवरेबल होगा, अच्छा होगा, और इससे मेरे व्यवहार में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। मैं बार बार वही कार्य करूंगी क्योंकि मुझे डांट नहीं खानी है। अब यदि हम लोग पनिशमेंट की बात करें, पॉजिटिव पनिशमेंट की बात करें, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझ लेते हैं। मान लो मेरे बॉस है, ठीक है, मेरे बॉस ने क्या किया, हम लोग 3-4 दिन से बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं कर रहे थे, जितने भी एम्प्लॉयज़ थे कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहा था। कोई दिन में 2 बजे आ रहा है, कोई 4 बजे आ रहा है, जब ऑफिस ख़त्म होने का टाइम होता है तब सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए सिर्फ ऑफिस में आ रहा है। तो बॉस को जब ये बात पता चली तो उन्होंने क्या करा, वो सीधे साधे कैंटीन में गए और वहाँ से जो कॉफ़ी मशीन थी उसको वहाँ से हटा दिया। और तब तक वो हटी हुई रहेगी जब तक कि सभी एम्प्लॉयज़ जो है, सभी काम करने वाले लोग जो है टाइम पर नहीं आ जाते। तो ये किसको शो करती है, ये हमारी पॉजिटिव पनिशमेंट को यहाँ पर शो करती है। ये क्या शो करेगी, पॉजिटिव पनिशमेंट को, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसका रिजल्ट हमेशा अनफेवरेबल होगा और इससे व्यक्ति के व्यवहार में क्या होगा, इससे व्यक्ति के व्यवहार में कमी आएगी। अब ये देखो कि जितने भी एम्प्लॉय थे जो शाम को 4 बजे आ रहे थे, दिन में 2 बजे आ रहे थे, लंच ब्रेक के बाद ऑफिस आ रहे थे, वो टाइम पर ऑफिस आना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि उन्हें चाहिए हर टाइम कॉफ़ी, ठीक है। तो अब सभी जो एम्प्लॉयज़ है या फिर सभी बच्चे, स्कूल की भी बात कर रहे हो आप लोग, तो सभी बच्चे जो है स्कूल में 9 बजे टाइम पर आ जाएंगे। सिर्फ क्यों, क्योंकि हमने क्या करा, कुछ अच्छी चीज़ को वहाँ से हटा दिया। कुछ अच्छी चीज़ को वहाँ से क्या हटा दिया, हमने कॉफ़ी मशीन को वहाँ से हटा दिया, ठीक है। कॉफ़ी मशीन को वहाँ से हटाने से क्या हुआ, सारे एम्प्लॉयज़ जो है काम पर, टाइम पर आ गए काम पर और अपना अपना काम को वो बहुत अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। अब यदि हम लोग नेगेटिव पनिशमेंट की बात करें तो नेगेटिव पनिशमेंट भी यहाँ पर हमारी अनफेवरेबल होगी और इसका रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, इसका रिजल्ट ये निकल कर आएगा कि व्यक्ति के व्यवहार में यहाँ पर कमी हो जाएगी। यदि हम लोग इसकी बात करें, इसको भी बॉस वाले एग्जांपल से ही समझते हैं। मान लो एम्प्लॉय अभी भी नहीं मान रहे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉस क्या कर सकता है, सारे ही एम्प्लॉय को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकता है या फिर परमानेंटली उनको जॉब से निकाल सकता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, व्यक्ति के व्यवहार, जो वो व्यवहार कर रहा था बार बार लेट आने का, उसमें यहाँ पर कमी आ जाएगी, ठीक है। चारों ही चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट फेवरेबल होता है, इससे व्यक्ति के व्यवहार में कमी आती है। जैसे कि बार बार चॉकलेट मिल रही है तो हम लोग क्या करेंगे, बार बार रूम की सफाई करेंगे। नेगेटिव रेनफोर्समेंट क्या है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट से भी व्यवहार में बढ़ोतरी होती है। जैसे कि हम लोगों को क्या करना है, डांट से बचना है कि रूम की सफाई नहीं करी तो डांट पड़ेगी। तो उस डांट से बचने के लिए यदि हम लोग रूम की सफाई कर रहे हैं, किसी गलत चीज़ से बचने के लिए रूम की सफाई कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव रेनफोर्समेंट है। और पनिशमेंट की बात करें तो पॉजिटिव पनिशमेंट में यदि हम लोग पीट रहे हैं या फिर किसी चीज़ को हटा दिया गया है और उसका रिजल्ट क्या होगा, व्यवहार में कमी लाना, यदि उसका रिजल्ट है तो वो हमारी क्या कहलाएगी, पनिशमेंट कहलाएगी। चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, यानी कि सकारात्मक होगा तो भी हम लोग, व्यक्ति का जो व्यवहार है उसके अंदर कमी आ जाएगी। और नकारात्मक पनिशमेंट यानी कि नेगेटिव पनिशमेंट की हम लोग यदि बात करें तो इससे भी व्यक्ति के व्यवहार में क्या होगी, कमी आएगी। यदि वो गलत व्यवहार कर रहा है तो उस व्यवहार को करना वो बंद कर देगा। ओके, अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलो, तो अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मैंने आपको चारों ही सिस्टम बता दिए कि किस तरीके से चारों चीज़ें काम करती है। अब क्वेश्चन को वापस से पढ़ते हैं और अब देखते हैं अब आंसर आता है कि नहीं आता है। प्रतीक ने सीखा है कि हर बार जब वो अपना कमरा साफ करता है उसकी माँ पसंदीदा मिठाई बनाती है। यह किस चीज़ का उदाहरण है। देखो, अभी हम लोग देख कर आए थे कि जब भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं और हमें पॉजिटिव चीज़ मिलती है, लाइक अभी हमने देखा कि चॉकलेट मिल रही थी, डेयरी मिल्क मिल रही थी, 5 स्टार मिल रही थी, तो यहाँ पर क्या मिल रही है, पसंदीदा मिठाई मिल रही है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हो जाएगा, ये सकारात्मक पुनर्बलन का एग्जाम्पल हो जाएगा। किसी अच्छी चीज़ को ऐड कर देना हमारे लिए क्या कहलाता है, सकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है। तो इसका आंसर हमारा होगा सकारात्मक पुनर्बलन। लेकिन यदि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता कि प्रतीक ने सीखा है कि हर बार जब वो अपना कमरा साफ करता है उसकी माताजी उसे नहीं डांटती है, मतलब कि वो स्कॉल्डिंग से बचना चाहता है, उस डांट से बचना चाहता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होता, फिर यहाँ पर हमारा आंसर होता नकारात्मक पुनर्बलन का। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इस चीज़ को आप क्लियर कर लेना।
जब आपको कोई पॉजिटिव चीज़ मिल रही है, जब आप कोई अच्छी चीज़ को ऐड कर रहे हो तो वो आपके लिए सकारात्मक पुनर्बलन कहलाएगी। जब किसी आप क्या कर रहे हो, एक नेगेटिव चीज़ को हटाने की कोशिश कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपकी डांट जो पड़ रही थी सुबह से, आप उस डांट को हटाने के लिए, आप उस नैगिंग को हटाने के लिए क्या कर रहे हो, उस कार्य को कर रहे हो। क्योंकि रूम की सफाई करने से आपको डांट नहीं पड़ेगी, आपको डांट नहीं पड़ेगी तो आपको बुरा नहीं लगेगा, तो उसके लिए आपने क्या करा, रूम की सफाई कर दी, तो वो नकारात्मक पुनर्बलन है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सकारात्मक पुनर्बलन। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। व्यक्ति संरचना में फ्राइड के विचार के मुताबिक, सिगमंड फ्राइड की बात हो रही है, क्या बोल रहे हैं सिगमंड फ्राइड, देख लेते हैं। कार्यकारी में प्रणाली ब्लैंक अधिक स्वीकार्य तरीकों से ब्लैंक के आवेगों को संतुष्ट करता है। देखो, जब भी हमने देखा है कि जब भी हमारे सामने ब्लैंक वाले क्वेश्चन आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। किसको फिल करना स्टार्ट कर देते हैं, ऑप्शन को फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो, सिगमंड फ्राइड की ईदम अहम सुपर ईगो आपको थ्योरी पता होगी। ईदम क्या होता है, हमारा डेविल माइंड होता है, हमारा राक्षसी दिमाग होता है, जो हमें कुछ तो भी करने को बोलता है। कोरोना का टाइम चल रहा है, फिर भी हमको क्या बोल रहा है, चल कहीं घूम कर आते हैं, ठीक है, घूम फिर के आते हैं। अहम बेचारा कंफ्यूज होता रहता है कि किसकी बात मानूं। फिर इधर से हमारा सुपर ईगो बोलता है कि नहीं, कोरोना चल रहा है, आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, अभी बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। तो बेचारा अहम बीच में बैठा बैठा कंफ्यूज होता रहता है कि सुपर ईगो की बात मानूं या फिर मैं ईदम की बात मानूं। सुपर ईगो मतलब कि हिंदी में परम अहम, ठीक है। तो सिगमंड फ्राइड की कार्यकारी प्रणाली में ईदम अधिक कार्यों स्वीकार्य तरीकों से अहम के आवेगों को संतुष्ट करता है। काम कौन करता है, यहाँ पर ये चीज़ आपसे पूछी गई है। देखो, यदि आपको ये ईदम अहम सुपर ईगो में कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आप बहुत आसानी से एक क्वेश्चन कर सकते हो। SE लिख रही हूँ, मतलब कि ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, चलो वापस से लिख देती हूँ, ईदम अहम और ये हमारा सुपर ईगो, ठीक है, ई लिख दिया है, मतलब कि ये क्या हो गया, हमारा सुपर ईगो हो गया। अब अहम क्या करेगा यहाँ पर, या तो पहले पूरा फिल करके देख लो कि ईदम जो है अधिक स्वीकार्य तरीकों से अहम के आवेगों को संतुष्ट करता है, या फिर दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि अहम अधिक स्वीकार्य तरीकों से परम अहम के आवेगों को संतुष्ट करता है। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है अहम अधिक स्वीकार्य तरीकों से ईदम के आवेगों को संतुष्ट करता है। ईदम ये आपके राक्षसी दिमाग वाला, ठीक है, हम लोग बनाते भी हैं इसका डायग्राम। ये डेविल रहता है, लाल कलर का भूत रहता है, और ये सुपर ईगो एक परी रहती है जो साइड में खड़े खड़े बोलती है हाथ जोड़ करके, नहीं तुम ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। और अहम या तो इसकी बात मान लेगा या फिर वो इस डेविल राक्षस की बात मान लेगा। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है ईदम अधिक स्वीकार्य तरीकों से परम अहम के आवेगों को संतुष्ट करता है। आवेग किस में आते हैं, आवेग तो ईदम में आते हैं। ईदम ही तो हमें ऐसे उल्टे फुल्टे से फितूर बताता रहता है कि चलो अभी घूम कर आ जाते हैं, चलो ये काम कर लेते हैं, चलो सामने वाले पड़ोसन को कुछ सुना कर आ जाते हैं। ये से जो फितूर होते हैं ये किसके मन में आते हैं, ईदम के मन में आते हैं। तो ये यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इसको अगर आप फिल करके देखोगे कि अहम जो है, अहम क्या करता है, अधिक स्वीकार्य तरीकों से किसके आवेगों को संतुष्ट करता है, ईदम के आवेगों को संतुष्ट करता है। अहम क्या करता है, एक बीच का रास्ता भी निकाल सकता है, बीच का रास्ता निकाल के वो अहम को भी खुशी दे देगा और सुपर ईगो की बात भी रख लेगा। वो कैसे करेगा, अहम ये बोल देगा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़े दिनों रुक जाते, फिर डेफिनेटली हम लोग बहुत अच्छी जगह, हम लोग केरल वगैरह घूमने जाएंगे, क्योंकि बहुत महीने से हम लोग घर पर ही बैठे हुए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, अहम जो है, जो एक इंसान है, वो क्या करेगा, अधिक स्वीकार्य तरीकों से जो ईदम है, हमारा जो राक्षसी दिमाग है, उसके आवेगों को संतुष्ट करने की कोशिश करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अहम और ईदम आप यहाँ पर फिल कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो एक बार और आप वो थ्योरी देखना जिसके अंदर हमने सारे डायग्राम के थ्रू समझा था कि अहम क्या होता है, ईदम क्या होता है, सुपर ईगो क्या होता है। उस डायग्राम को आप देखोगे तो आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। अहम जो है अधिक स्वीकार्य तरीकों से अपना जो ईदम होता है, हमारा जो राक्षसी दिमाग होता है, हमारा जो डेविल माइंड होता है, उसके आवेगों को संतुष्ट करने की कोशिश करता है। ओके, आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करें, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पर बोल रहा है 6 महीने की उम्र में भी प्रतीक अभी तक पकड़ने में और स्थिर अनिच्छिक क्रियाओं को करने में असमर्थ दिखाता है। यह संकेत दे रहा है, यह किस चीज़ का संकेत है कि जो प्रतीक है वो अभी भी काम नहीं कर पा रहा है, अभी भी वो चीज़ों को नहीं पकड़ पा रहा है, ठीक है, और अनिच्छिक क्रियाएं दिखा रहा है, मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है, बिल्कुल रुचि ही नहीं दिखा रहा है। तो ये किस चीज़ को यहाँ पर शो करेगा, ये आपसे पूछा गया है। उन्नत गति कौशल को शो करेगा, या फिर उस बच्चा जो है उसकी मांसपेशियां उसके शरीर का समर्थन नहीं कर रही है, या फिर मस्तिष्क के विकास के साथ कोई समस्या हो गई, मान लो कि उसका जो ब्रेन है उसका विकास अच्छे से नहीं हुआ है, जैसे कि आपने देखा है बाइपोलर डिसऑर्डर, मूड स्विंगिंग होना, ये सारी विकृति कहाँ से आती है, हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट नहीं होने से ही आती है। औसत बच्चे की
तुलना में, ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, औसत बच्चे की तुलना में कम पर्यावरणीय उत्तेजना की यहाँ पर आवश्यकता है। क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए? 6 महीने की उम्र में बच्चा जो है चीज़ों को पकड़ना, लाइट की तरफ अट्रैक्ट होना, बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है। याद करो जिन पियाजे की थ्योरी को, उन्होंने सारी चीज़ को डिफाइन किया कि 0 से 2 महीने, 2 से 4 महीने में बच्चा क्या क्या करना सीख जाता है। लेकिन ये जो है यहाँ पर दिखाई नहीं रहा है, अपना इंटरेस्ट दिखाई नहीं रहा है, मतलब कि मस्तिष्क के विकास के साथ डेफिनेटली कोई समस्या हो रही है, तभी वो कार्य को नहीं कर रहा है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, मस्तिष्क के विकास के साथ यहाँ पर कोई समस्या हो सकती है जिसके कारण वो अनिच्छिक दिखा रहा है, अनिच्छिक क्रियाएं दिखाता है, मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है उसका कुछ करने में, कुछ आगे बढ़ने में या फिर कोई एक्टिविटी करने में। क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पर बच्चे जो है पूरा कार्य जो अपनी मांसपेशियों के माध्यम से ही करते हैं। ठीक है, वही संवेदीगामक अवस्था होती है कि पूरे हाथ पैर चलाकर हर एक कार्य को करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बच्चा जो है 6 महीने की उम्र में भी यदि ये कार्य नहीं कर रहा है, मतलब कि इसके मस्तिष्क के विकास के साथ कोई समस्या यहाँ पर हो सकती है। अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? केवल सहसंबंध अनुसंधान शोधकर्ताओं को कारणता निर्धारित करने की अनुमति देता है। केवल प्रयोगात्मक शोध शोधकर्ताओं को कारणता निर्धारित करने की अनुमति देता है, कैजुअलिटी निर्धारित करने की अनुमति देता है, या फिर दोनों सहसंबंध और प्रयोगात्मक शोध शोधकर्ताओं को कारणता निर्धारित करने की अनुमति देते हैं, या फिर न तो सहसंबंध और न ही प्रयोगात्मक शोध शोधकर्ताओं को कारणता निर्धारित करने की अनुमति देते हैं। देखो 4 ऑप्शन हमारे सामने। अब आपको ये समझने की आवश्यकता है कि ये दोनों होते क्या हैं। सहसंबंध अनुसंधान क्या होते हैं, कोरिलेशन रिसर्च क्या होती है, और यहाँ पर हमारी प्रयोगात्मक यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यहाँ पर क्या होती है। सहसंबंध अनुसंधान की हम लोग बात करें, एक काम करते हैं, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ थ्योरी तभी समझ आती है जब हमारे पास उस चीज़ का कोई एक एग्जाम्पल हो, रियल और वैलिड एग्जाम्पल हो। मान लो कि क्या एग्जाम्पल लिया जाए, हम लोग एक चीज़ कंसीडर करते हैं जैसे कि वीडियो गेम, बच्चों की ही बात करते हैं, अभी जो काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं, बच्चे बहुत ही ज़्यादा वीडियो गेम खेलते हैं। तो एक आपने ब्लू व्हेल गेम का नाम सुना होगा, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो होते हैं सुसाइड कर लेते हैं, मतलब उसमें पता नहीं क्या ही दिखाया जाता है जो बच्चों को एक तरीके से पता नहीं कैसे अट्रैक्ट करता है उनकी खुद की जान लेने के लिए। तो मान लो सरकार ने इस पर कोई भी एक लीगल एक्शन लिया, राइट, लीगल एक्शन लिया, उन्होंने 2 अलग अलग तरीके से इस बात को संभाला। उन्होंने मतलब 2 अलग अलग रिसर्च इसके ऊपर की गई। सबसे पहले तो एक रिसर्च की गई सहसंबंध अनुसंधान से, और दूसरी हुई प्रयोगात्मक शोध उसके ऊपर हुआ। अब सहसंबंध अनुसंधान की यदि हम लोग बात करेंगे तो वो सरकार को क्या रिपोर्ट पेश करेगी? वो सरकार को ये रिपोर्ट पेश करेगी, नॉर्मल एक बच्चा है, एक बच्चे के रिसर्च की बात हो रही है कि ये बच्चा जो है, मान लो XYZ एक वीडियो गेम यहाँ पर है, XYZ वीडियो गेम यदि बच्चा खेल रहा है तो खेलने से पहले उसका आचरण कैसा था और खेलने के बाद उसका आचरण कैसा है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे गेम ऐसे आते हैं बच्चों के जहाँ पर उन्हें गन से शूट करना पड़ता है, सामने वाले को मारना होता है, तो वो फिर उनकी प्रवृत्ति भी वैसी हो जाती है, क्योंकि दिन भर यदि वो गेम खेल रहे हैं तो उनका फिर पूरा विचार ही ऐसा हो जाता है कि सामने वाले को मारना है, उसके साथ ये करना है, उसके साथ ये बुरा करना है, इस गन से इसको शूट करना है, या फिर इसकी कार को हमें टक्कर मारनी है, जितने भी गेम होते हैं। तो यहाँ पर ये जो सहसंबंध वाली चीज़ है, ये सहसंबंध वाली चीज़ यहाँ पर क्या करेगी, सहसंबंध जो रिसर्च है ये शो करेगी कि यहाँ पर बच्चे का व्यवहार पहले कैसा था और बाद में कैसा हो गया। तो एक व्यवहारात्मक बात यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये सहसंबंध की बात हो गई, मतलब कि व्यक्ति के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया, ये चीज़ कौन बताएगी? सिर्फ ये चीज़ बताएगी सहसंबंध। ठीक है, अब यदि हम लोग प्रयोगात्मक शोध की बात करें, यदि हम लोग प्रयोगात्मक शोध जो है उसको पास में लेकर आए, प्रयोगात्मक शोध से यदि हम लोग रिसर्च की बात करें, तो यहाँ पर सारी ही चीज़ें डिफाइन की जाएगी, हर एक पॉइंट को बिल्कुल डीप में एनालिसिस किया जाएगा। मान लो कि 2 वीडियो गेम, अलग अलग 2 बच्चे यहाँ पर लिए जाएंगे, सारी चीज़ें एनालिसिस करनी है। 2 अलग अलग बच्चों को लिया, उन दोनों को 2 अलग अलग वीडियो गेम दिए। ठीक है, VG मतलब कि 2 अलग अलग वीडियो गेम उनके हाथ में रखे गए। एक वो वाला जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि क्रूर बनाता है, आक्रामक बनाता है, एक वो हमने दिया। ठीक है, और एक बच्चों को वीडियो गेम हमने वो दिया जहाँ पर वो बिल्कुल नॉर्मल वाला, मान लो कि कैंडी क्रश वाला, ऐसे कोई गेम दे दिया खेलने के लिए। फिर उसके बाद उनके पूरे व्यवहार को चेक किया गया। ठीक है, इन दोनों बच्चों के व्यवहार को यहाँ पर चेक किया गया कि क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो जिसको बहुत क्रूर वाला या फिर जिसको बहुत खतरनाक वाला गेम दिया गया था, उससे हम देखा कि वो बच्चा जब बाहर जाता है तो उसका व्यवहार वैसा ही हो जाता है जैसा वो वीडियो गेम के अंदर करता है, सामने वाले को मारना, सामने वाले को कुछ बोलना। ठीक है, और जिसने बिल्कुल सादा गेम खेला था, नॉन वायलेंट गेम खेला था, वो बिल्कुल साधारण सा व्यवहार वहाँ पर जाकर करेगा। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई कि प्रयोगात्मक में क्या डिफरेंस होता है और सहसंबंध प्रयोगात्मक से किस तरीके से अलग होता है। अब क्वेश्चन पर वापस से आ जाते हैं।
तो हमको बताना था कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो देखो, केवल सहसंबंध अनुसंधान शोधकर्ताओं को कारण निर्धारित करने की अनुमति देता है। सहसंबंध मतलब कि ये जो कोरिलेशन वाला था, ये तो सिर्फ ये बताता है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। ये सिर्फ प्रिडिक्शन, एक अंदाजा लगा सकता है कि हो सकता है व्यक्ति का व्यवहार इस कारण से चेंज हुआ, और वो पूरी रिपोर्ट जो सरकार को जाकर पेश कर देगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये कारण निर्धारित, उसके पीछे का रीजन क्या उसको नहीं बताता है। ये किसको बताता है? ये सिर्फ बताता है व्यवहार को, ओनली बिहेवियर को ये शो करता है। राइट, अगले की बात करते हैं। केवल प्रयोगात्मक शोध शोधकर्ताओं को कारण निर्धारित करने की अनुमति देता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो रिसर्च की जाएगी, जो पूरा एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, वो हर एक चीज़ को चेक करेगा। मान लो अलग अलग बच्चों के ऊपर पूरी शोध करेगा, पूरा स्टडी करेगा कि इस व्यक्ति को हमने ये क्रूर वीडियो गेम दिया था, एक वायलेंट वीडियो गेम दिया था, तो इसके व्यवहार में ये परिवर्तन आए। इस बच्चे को हमने साधारण सा गेम दिया था जिसमें ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं क्रिएट होती, वायलेंट वाली, पिटाई वाली ऐसी कोई, तो उसका व्यवहार बिल्कुल चेंज है। तो वो उसके हर एक फैक्ट फिगर को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट पेश करेगा। तो केवल प्रयोगात्मक शोध शोधकर्ताओं को कारण निर्धारित करने की अनुमति देता है। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरा है कि दोनों सहसंबंध और प्रयोगात्मक शोध शोधकर्ताओं को अनुमति देते हैं, तो हमने अभी देखा प्रयोगात्मक ही देगा, तो तीसरा गलत हो गया। और चौथा जस्ट बोल रहा है कि दोनों ही नहीं देते, तो वो तो गलत है ना। हमें सारे फैक्ट फिगर कैसे पता चलेंगे कि हाँ इस चीज़ की वजह से हो रहा है, ये कारण है इसके पीछे। तो सारी चीज़ें कहाँ से पता चलती है? सारी चीज़ें हमें प्रयोगात्मक शोध से पता चलती है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, अनिश्चित अवधि के लिए वस्तु को अल्पकालीन स्मृति में रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है, और मैं ऐसा मानकर चल रही हूँ कि आपके सभी का ये आंसर सही होगा। अनिश्चित अवधि मतलब कि हम लोग LTM में उसको डालना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालना चाहते हैं। ठीक है, वस्तुओं को अनिश्चित अवधि के लिए हम लोग अल्पकालीन स्मृति में रखना चाहते हैं। वही अल्पकालीन स्मृति से हम लोग किसके अंदर डाल देंगे? उसको LTM यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी, दीर्घकालीन स्मृति के अंदर डाल देंगे। तो क्या इसका एक हिस्सा, क्या ये एक भाग कहलाएगा? 1 सेकेंड, क्या ये एक भाग कहलाएगा? क्या ये संदर्भ निर्भरता बनाएगा? क्या ये पैगवर्ड सिस्टम का उपयोग करेगा, या फिर ये अभ्यास करेगा? तो देखो, यहाँ पर हम लोगों को बात हो रही है, हमें क्या करना है? अल्पकालीन के अंदर डालने का तरीका है। अभी हम लोग 2 चीज़ें सीख कर आए थे, एक तो हम लोग STM सीख कर आए थे, और एक हम लोग LTM सीख कर आए थे। याद आ रहा है? अनुरक्षण पूर्वाभ्यास और विस्तृत पूर्वाभ्यास। तो हमें अल्पकालीन के अंदर रखना है, वही बात हो रही है, अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की बात हो रही है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमें बार बार क्या करनी होगी? उसकी रिहर्सल करनी होगी, ताकि लंबे समय तक अनिश्चितकालीन अवधि के लिए हम लोग उसको क्या कर सके? अपने माइंड के अंदर स्टोर करके रख सके। ठीक है, आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की हम लोग यदि बात करें, तो अगला क्वेश्चन अगेन हमारा सिगमंड फ्रायड से दिया हुआ है। निम्न में से सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत में कौन सा नहीं आता है? आत्मपीड़न की भावना, परपीड़न की भावना, निर्जीव के जीव में देखना, या फिर स्वप्रेम की भावना। तो देखो, आत्मपीड़न, परपीड़न और स्वप्रेम जो है, सारी ही चीज़ें सिगमंड फ्रायड के द्वारा प्रयोग की गई है। जैसे कि लिबिडो का प्रयोग किया गया, लेटेंसी स्टेज का प्रयोग किया गया, इलेक्ट्रा ग्रंथि का प्रयोग किया गया, ओइडिपस ग्लैंड का प्रयोग किया गया। सारे शब्द जो है सिगमंड फ्रायड के द्वारा प्रयोग किए गए, लेकिन एनिमिज्म शब्द का प्रयोग उनके द्वारा नहीं किया गया। एनिमिज्म क्या होता है? जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि एक छोटी बच्ची जो है वो क्या करती है? लकड़ी के घोड़े से खेलती है, लेकिन वो चलते चलते खेलते खेलते उस घोड़े से गिर जाती है। घोड़े से गिरने पर वो उस घोड़े की पिटाई करती है कि उस घोड़े ने क्या करा? उसको जमीन पर गिरा दिया। तो ये चीज़ क्या शो करती है? ये चीज़ एनिमिज्म को शो करती है। एनिमिज्म क्या होता है? हम लोग निर्जीव चीज़ों में भी क्या देखने लग जाते हैं? उनको इंसान समझकर उनको वैसे ही ट्रीट करने लग जाते हैं। जैसे कि एक छोटी बच्ची जो होती है वो डॉल को खाना खिलाने के बाद ही खाना खाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या शो करती है? ये सारी चीज़ें एनिमिज्म को शो करती है। मतलब हम लोग क्या करते हैं? निर्जीव चीज़ों में भी जान देखना स्टार्ट कर देते हैं, उनको भी एज अ सजीव की तरह ट्रीट करते हैं। तो फ्रायड के सिद्धांत में ऐसी कोई भी बात नहीं की गई है कि निर्जीव चीज़ों को भी यहाँ पर सजीव माना जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निर्जीव में जीव देखना सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि उच्च व शिक्षण सामग्री का विकास किया जाए, यदि उच्च व संपन्न शिक्षण सामग्री का यदि हम लोग विकास करें, तो स्कूलों में उसका उपयोग भी करें, तो यह किस चीज़ में मदद करेगा? यदि हम लोग बहुत ही अच्छे लेवल की, बहुत ही संपन्न शिक्षण सामग्री का उपयोग कर रहे हैं, तो स्कूलों में इसका प्रयोग कौन बच्चे करेंगे? किन बच्चों को यहाँ पर मदद मिलेगी? प्रतिभाशाली बच्चों को मदद मिलेगी, पिछड़े बच्चों को मदद मिलेगी, अधिगम बाध्य बच्चों को मदद मिलेगी, या फिर मंद बुद्धि बालकों को यहाँ पर मदद मिलेगी? तो देखो, हम लोग उच्च और संसाधन
सामग्री का यदि प्रयोग करें तो ज़्यादा बच्चों को किसको मदद मिलेगी, प्रतिभाशाली बच्चे इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे, क्योंकि हम लोग उस लेवल की सामग्री ले पाए, हम लोग उस लेवल के मॉडल ला पाए, हम लोग उस लेवल की सारी चीज़ें हमने अपनी लेबोरेटरी जो है, लैब जो है, प्रयोगशाला जो है उसके अंदर अरेंज कर दिए, बहुत उच्च लेवल की है वो। तो यहाँ पर कौन उसका लाभ ले सकते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे उसका लाभ ले पाएंगे। ठीक है, उनको बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हम लोग बोलते भी यही है कि टैलेंटेड बच्चों को जो एक्स्ट्रा सुविधाएं चाहिए होती है वो उनको प्रोवाइड कर देना चाहिए, क्योंकि समावेशी शिक्षा क्या बोलती है कि सभी बच्चों को आप एक साथ पढ़ाओ, चाहे वो पिछड़े बच्चे हो, साधारण बालक हो, प्रतिभाशाली बालक हो, गिफ्टेड बालक हो, सभी को एक साथ पढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अपने संसाधन में यदि वृद्धि करते हैं और अच्छे लेवल वाले संसाधन लेकर आते हैं, अच्छे लेवल वाले हमारे पास TLM रखे हुए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हमारे पास है, तो प्रतिभाशाली बच्चों को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हेल्पफुल होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये प्रतीक अभी 4 वर्ष का है, 4 वर्ष का हो गया है, पहले 6 महीने का था, अब 4 वर्ष का हो गया है, लेकिन उसकी भाषा की क्षमता केवल 6 साल की है। भाषा की दक्षता के लिए प्रतीक की आयु उसकी आयु से अधिक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा कर दिया। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपने इसका आंसर बिल्कुल सही किया होगा। बस आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है। आपको पता है IQ का फॉर्मूला क्या होता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होता है, IQ बराबर मानसिक आयु अपॉन में वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, मानसिक आयु मतलब उसकी विकासात्मक आयु, मतलब उसकी जो होती है मेंटल एज जो हो जाती है, जिसे वो विकास कर रहा है, जिस गति से वो विकास कर रहा है। और कालानुक्रमित आयु क्या होती है, कालानुक्रमित का मतलब होता है कि उसकी अभी रियल एज क्या चल रही है। ठीक है, अब इसमें आप देख लो, प्रतीक अभी 4 वर्ष का हो गया, मान लो उसकी कालानुक्रमित आयु यहाँ पर दे रखी है 4 वर्ष। ठीक है, तो ये कालानुक्रमित आयु हो गई, और उसकी भाषा की क्षमता, लेकिन वो 6 साल के बच्चों की तरह बात कर पा रहा है, तो उसकी विकासात्मक आयु कितनी है, 6 वर्ष की हो गई। अब आपको ये देखना है कि 6 वर्ष और 4 वर्ष है। ठीक है, और ये इंटू 100 कर लेंगे तो यहाँ से तो उसका बुद्धि लब्धि निकल कर आ जाएगा, IQ निकल कर आ जाएगा, निकाल कर देख ही लो, 25 से हो जाएगा, 25 से 150, मतलब बच्चे का जो IQ है, 4 वर्ष का जो बच्चा, उसका IQ 150 आ रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा IQ है। लेकिन यहाँ पर हमसे ये तो नहीं पूछा है, हमसे तो ये पूछा है कि कौन सी आयु यहाँ पर ज़्यादा अधिक है, क्या उसकी विकासात्मक आयु अधिक है या फिर कालानुक्रमित आयु अधिक है। डेफिनेटली विकासात्मक आयु जो है उसकी कालानुक्रमित आयु से अधिक है, क्योंकि उसका विकास बहुत जल्दी हो गया है, लेकिन उसकी एज तो 4 साल की है, लेकिन 6 साल के बच्चों के जैसा वो व्यवहार कर रहा है, तो विकासात्मक आयु उसकी कालानुक्रमित आयु से यहाँ पर अधिक होगी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का भी कल करवाया था, क्वेश्चन आपका कोई भी बन जाए, आप बहुत आसानी से उसका आंसर कर पाओगे, बस आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, कोई डाउट आई थिंक यहाँ पर नहीं होगा, और कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, उसको अगले सेशन में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन डाउट आपको यहाँ पर कोई भी नहीं रखना है। ठीक है, 63 की हम लोग बात करते हैं। चलो, नरेंद्र जो 8 वर्षीय लड़का है, लगातार अपने तीसरे वर्ग की कक्षा की लड़कियों में से एक को छेड़ता है। 8 वर्ष का बच्चा है, तीसरी क्लास की उसकी एक फ्रेंड है, एक लड़की, उन सारी लड़कियों में से 10-12 लड़कियों में से वो एक लड़की को बार बार छेड़ता है, वो उसको अलग अलग नामों से बुलाता है, और खेल के मैदान में पीछा करते हुए अन्य लड़कों को कहता है कि उसके सिर में जुएं हैं। अगर नरेंद्र की असली भावना इस लड़की के आकर्षण की तरफ अधिक है, तो हम यह कह सकते हैं कि नरेंद्र किस चीज़ का प्रदर्शन कर रहा है। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। देखो, नरेंद्र जो है उसका एक लड़की के प्रति आकर्षण है, मतलब वो उससे प्रेम करता है, या फिर उसका एक अट्रैक्शन है, एफिलिएशन उस लड़की की तरफ है, लेकिन वो उसको परेशान भी करता है, और अपने सारे फ्रेंड्स से क्या बोलता है कि इसके सर में जुए हैं, मतलब वो एक तरीके से नेगेटिव चीज़ों को शो कर रहा है, लेकिन अपना आकर्षण भी दिखा रहा है। तो सिगमंड फ्रायड के रक्षा तंत्र थ्योरी के अकॉर्डिंग ये चीज़ क्या शो करती है, क्या ये चीज़ विस्थापन को शो करती है, क्या ये चीज़ प्रक्षेपण को शो करती है, क्या ये चीज़ प्रतिक्रिया गठन को शो करती है, या फिर ये चीज़ जो है हमारी उदात्तीकरण को शो करती है। आप चाहे तो क्वेश्चन एक बार और पढ़ सकते हैं। मैंने आपको प्रक्षेपण बता दिया था ना पहले ही, प्रक्षेपण को हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि प्रक्षेपण क्या होता है, किसी दूसरे के ऊपर अपने आरोप को डाल देना, अपना दोषारोपण किसी दूसरे के ऊपर कर देना। जैसे कि मैं अपना रन नहीं बना पाई थी, तो मैंने अपना सारा दोषारोपण किसके ऊपर कर दिया, क्रिकेट के बैट के ऊपर कर दिया, कि आज तो मेरे बैट का साइज अच्छा नहीं था और नया बैट था, तो मेरे हाथ में अच्छे से सेट नहीं हो रहा था, इसलिए मैं 2 रन बनाकर ही क्या हो गई, आउट हो गई। ठीक है, अब 3 ऑप्शन और हैं आपके सामने, सबसे पहले आप खुद से सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा, फिर हम लोग इसके चारों ही ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। देखिए, पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या चीज यहाँ पर हो सकती है, नरेंद्र 8 वर्षीय लड़का है, तीसरे वर्ग की लड़कियों को क्या कर रहा है, वो छेड़ता जा रहा है। छेड़ने का मतलब होता है कि
एक ऐसी चीज़ कर रहा है, उसको छेड़ भी रहा है लेकिन साथ में उसकी बुराई भी कर रहा है दूसरे लोगों से। तो आपको याद आ रहा होगा वही वाला एग्जाम्पल, प्रतिक्रिया गठन वाला, कि हम लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हम चाहते हैं कि हम उस स्कूल को छोड़ दें, लेकिन हम लोग क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो स्कूल हमारे लिए बहुत अच्छा है, 100% हम उस स्कूल में रहकर सेटिस्फाई है। तो क्या चीज़ कहलाती है? प्रतिक्रिया गठन ये चीज़ यहाँ पर कहलाएगी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि हम लोगों ने क्या कर दिया? प्रतिक्रिया गठन कर दिया। ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें होती है, एक होता है हमारा प्रतिक्रिया गठन और एक चीज़ होती है हमारी प्रतिगमन कर देना। प्रतिगमन का मतलब क्या होता है? जैसे कि बचपन में प्रवेश कर जाना। ठीक है, बच्चों के साथ खिलौनों से खेलना स्टार्ट कर देना, क्योंकि हम लोग अपन को खुद को डिप्रेशन से बचाना चाहते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया? प्रतिगमन को अपना लिया है। ओके, और भी इसके अंदर 2 से 3 चीज़ें भी होती है, उसको भी हम लोग साथ के साथ डिस्कस भी कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आती है। जैसे कि एक विस्थापन हमको यहाँ पर दिख रहा है, तो विस्थापन में हम लोग क्या करते हैं? अपना जो एक गलत चीज़ होती है वो किसी और के ऊपर आरोपित कर देते हैं। जैसे कि नॉर्मली क्या होता है कि हमारा जो ऑफिस का गुस्सा होता है वो हम लोग घर जाकर अपने बच्चों पर निकाल देते हैं, या फिर हमारे पास कोई पेट एनिमल होता है, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, उसके ऊपर हम लोग अपना सारा गुस्सा निकाल रहे हैं। तो ये चीज़ किसको शो करती है? विस्थापन को शो करती है, डिस्प्लेसमेंट को शो करती है। मतलब मुझे तो गुस्सा अपने बॉस के ऊपर आया था, लेकिन मैं बॉस के ऊपर नहीं निकाल सकती, मेरी मजबूरी है, तो मैंने अपने घर पर जाकर अपने ही छोटे बच्चों या फिर अपने पेट एनिमल्स जो है उनके ऊपर अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। जैसे छोटे बच्चे भी होते हैं, उनको भी गुस्सा आता है, तो वो बड़ों पर नहीं करेंगे, तो वो क्या करेंगे? पार्क में जाकर फूल पौधे तोड़कर आ जाएंगे, पेड़ पौधे तोड़कर आ जाएंगे। तो ये चीज़ भी क्या करता है? विस्थापन को शो करती है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकता है कि एक बच्चा जो है मम्मी पापा से उसकी डांट पड़ने के कारण वो पार्क में जाता है और पार्क में जाकर आसपास के जितने भी पेड़ पौधे, फूल पत्तियां होती है, उन सभी को तोड़ देता है। निम्नलिखित में से सिगमंड फ्राइड की कौन सी रक्षा तंत्र युक्ति का सिद्धांत यहाँ पर लग रहा है? तो वो यहाँ पर विस्थापन लगेगा। ठीक है, चलिए, प्रक्षेपण हम लोग पढ़ ही चुके हैं। प्रक्षेपण में क्या करना है? किसी और के ऊपर आरोपित कर दिया जाता है। प्रतिक्रिया गठन, जैसे कि इसका आंसर है प्रतिक्रिया गठन में हम लोग क्या करते हैं? मन के बिल्कुल अपोजिट काम करते हैं। हमको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हम लोग पूरा उसी के ऊपर डिपेंड होते हैं, उसी को बोलते हैं कि नहीं ये बहुत सही है। ओके, और एक और चीज़ आती है इसके अंदर, उदात्तीकरण। उदात्तीकरण में क्या होता है कि हम लोग एक चीज़ से हार कर दूसरी चीज़ में सफल हो जाते हैं। ये चीज़ें क्या शो करती है? ये चीज़ें शो करती है उदात्तीकरण को शो करती है। उदात्तीकरण का एक एग्जाम्पल आप ये ले सकते हो। मान लो कि हम लोग प्रेम में सफल नहीं हो पाए, तो हम लोगों ने अपने जीवन के किसी और में टॉप कर लिया। इसको एक बेहतर एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो। एक वो मूवी आती है, नाम याद नहीं आ रहा है, जिसमें वो यूपीएससी लड़का क्लियर कर लेता है, लड़की क्लियर करती है लेकिन एक पद पर, क्लर्क के पद पर शायद क्लियर करती है। लड़का क्या करती है, लड़की क्या करती है, फिर उसको शादी में छोड़कर चली जाती है, तो फिर वो उससे बदला लेने के लिए क्या करता है? उससे भी ऊंचे पद का ऑफिसर बन जाता है। हाँ, शादी में जरूर आना, ये उस मूवी का नाम था। ठीक है, तो यहाँ पर वो प्रेम में फेल हो गया, तो वो क्या करता है? जीवन के किसी और जो एरिया रहता है उसमें जाकर सफल हो जाता है, उस चीज़ को दबाने के लिए, उस चीज़ को अपने दिमाग से हटाने के लिए। तो प्रेम में फेल व्यक्ति जीवन के दूसरे एरिया में जाकर अपना 100% परफॉर्मेंस देता है। तो ये चीज़ें किसको शो करती है? ये चीज़ें उदात्तीकरण को यहाँ पर शो करती हैं। ओके, आई थिंक ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। बहुत सारे एग्जाम्पल इसके पूछे हुए भी हैं, जैसे कि एक प्रेम में विफल जो व्यक्ति है, प्रेम में विफल होकर एक बहुत बड़ा कवि बन जाता है, तो वो चीज़ें भी आपकी उदात्तीकरण को ही शो करेगी, राइट। एक चीज़ और आती है इसके अंदर, अंतर्द्वंद। बाकी सारे नाम तो हमने पढ़ लिए साथ के साथ। एक चीज़ आती है अंतर्द्वंद, इस पर मैं एक आपकी क्वीज रख दूंगी, आज शाम को ही हम लोग इस पर एक क्वीज भी कर लेंगे। ठीक है, आपका एक टेस्ट हो जाएगा जिसमें आप सारे ही इसके बारे में, रक्षा तंत्र युक्तियों के बारे में पढ़ लेना। ओके, अंतर्द्वंद की हम लोग बात करें, जैसे कि मानसिक द्वंद यहाँ पर चलता रहता है। मानसिक द्वंद लाइक इधर कुआ उधर खाई, कहाँ जाएगा इंसान फिर, है ना। जैसे कि मुझे पसंद है हैरी पॉटर की मूवीज़ देखना, मुझे बहुत पसंद है, उसकी सारी सीरीज़ देखना मुझे बहुत पसंद है। साथ ही साथ मुझे क्रिकेट खेलना भी बहुत पसंद है। अब मेरा एक फ्रेंड, जब मूवी चल रही थी, टीवी में मूवी आ रही थी, हैरी पॉटर की सीरीज़ चल रही थी, और साथ में वो मुझे क्रिकेट के खेलने के लिए भी बुलाने आ गया। अब मुझे मूवी भी देखना है और मुझे क्रिकेट भी खेलना है, दोनों चीज़ें मेरे लिए बहुत सही है और मैं एक भी चीज़ को नहीं छोड़ सकती हूँ। तो ऐसी सिचुएशन मेरे लिए क्या बनेगी? ऐसी सिचुएशन मेरे लिए बन जाएगी अंतर्द्वंद। अंतर्द्वंद की सिचुएशन बन जाएगी। अंतर्द्वंद में क्या होता है? जहाँ पर हम खुद कंफ्यूज होते रहते हैं, हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है या फिर हमें बाद वाली चीज़ को एक्सेप्ट करना है। तो ये चीज़ें हमारे लिए कहलाती है अंतर्द्वंद की भावना। ओके, चलिए,
तो अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। आपका कुत्ता इतना ज़ोर से भौंक रहा है कि आपके कान बजने लग गए, वो इतना ज़ोर ज़ोर से बार्किंग कर रहा है। यदि आपने अपने हाथों से तालियां बजा देते हैं और कुत्ता भौंकने से रुक जाता है, आपने कान बजने बंद हो जाते हैं और आप खुद सोचते हैं कि मुझे हर बार ऐसा करना चाहिए ताकि वह फिर से भौंकने न लग जाए। ठीक है, भौंकने के बाद भौंकने का बंद हो जाना आपके लिए क्या कहलाएगा? यहाँ पर क्वेश्चन को आप देखो, आप अच्छे से समझो क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। देखो, आपका कुत्ता इतना ज़ोर से भौंक रहा है कि आपके कान बजने लगे, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा बार्किंग यहाँ पर कर रहा है। फिर आप क्या करते हो, आपके हाथों से आपने तालियां बजाना स्टार्ट कर दी और कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया। आप लोगों ने क्या करा, ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लग गए तो वो कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया। वो खुद शॉक्ड में पड़ गया कि आखिर ये इंसान ऐसा कर क्यों रहा है। फिर आपके कान बजना बंद हो गए। फिर आपने इस चीज़ को एनालिसिस किया कि जब जब भी ये ज़ोर ज़ोर से बार्किंग करेगा, जब जब भी ये ज़ोर ज़ोर से भौंकेगा, मैं क्या करूँगा, अपनी ताली बजाना स्टार्ट कर दूंगा, इससे कुत्ते का भौंकना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर कुत्ते का भौंकना आपने बंद कर दिया। तो ये चीज़ क्या थी? क्या ये सकारात्मक प्रबलक था? क्या ये नकारात्मक प्रबलक था? क्या ये दंड था या फिर ये प्राथमिक प्रबलक था? वही रेनफोर्समेंट, राइट। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नकारात्मक मतलब नेगेटिव रेनफोर्समेंट, दंड मतलब कि पनिशमेंट। अब वो सकारात्मक और नकारात्मक को यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन प्राथमिक प्रबलक यानी कि प्राइमरी रेनफोर्समेंट का वो कार्य करेगा। याद करो वो कंडीशन जब मैं अपना रूम साफ नहीं कर रही थी, मेरी माताजी मुझे आकर बहुत डांटती थी, लेकिन उस डांट से बचने के लिए मैंने क्या करा, मैंने रूम की सफाई कर दी, राइट। वो एग्जाम्पल आपको याद आ गया होगा। मैंने डांट से बचने के लिए क्या करा, रूम की सफाई कर दी। अब मैंने उस कुत्ते का भौंकना बंद हो जाए क्योंकि मुझे उसकी वो आवाज़ अच्छी नहीं लग रही, उसका ज़ोर ज़ोर से भौं भौं करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने क्या करा, मैंने ताली बजाना स्टार्ट कर दी। तो ये एक नकारात्मक प्रबलक का कार्य करेगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक एग्जाम्पल और मुझे याद आ रहा है, एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझ सकते हैं। जैसे कि एक लड़की है, उसको हमेशा याद नहीं रहता है कि जब भी कार में जाना होता है उसे सीट बेल्ट लगाना होता है। तो उसके हस्बैंड ने क्या किया था कि उसकी कार में एक ऐसी अलार्म टाइप लगा दी थी कि जब तक वो अलार्म बजती रहेगी, उसके अलार्म की आवाज़ इतनी कर्कश थी कि जब तक वो लड़की सीट बेल्ट नहीं लगाती, ऐसा सेंसर लगा दिया था कि जब तक वो लड़की सीट बेल्ट लगाकर कार को ड्राइव नहीं करेगी वो अलार्म बजती रहेगी। तो यहाँ पर उस अलार्म का बजना क्या शो करेगा, उस अलार्म का बजना आपके लिए एक नकारात्मक प्रबलक का शो करेगा। नकारात्मक प्रबलक यानी कि नेगेटिव रेनफोर्सर को क्यों शो करेगा, वो इसलिए शो करेगा क्योंकि यहाँ पर कोई बुरी चीज़ क्या कर रहे हैं, ऐड कर दी जा रही है। आपके बुरे बिहेवियर को हटाने के लिए हम लोगों ने क्या करा है, कुछ बुरी चीज़ को ऐड कर दिया, हमने एक गंदी सी आवाज़ को ऐड कर दिया है। हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, हमने यहाँ पर उसकी आवाज़ को बंद करने के लिए, जैसे कि सीट बेल्ट जो क्या कार्य कर रहा था, सीट बेल्ट क्या हो रहा था, उसके लिए रक्षा का कार्य कर रहा था। यहाँ पर उसके कान को बचाने की आवश्यकता है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया। उसके कान दर्द करने लगे, कान ऐसे आवाज़ करना हो गए, टोन टोन इस तरीके से आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो अब वो उसकी बार्किंग को बंद करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना होगा, ऐसी सिचुएशन में तालियां बजानी होगी, जिससे क्या होगा, डॉग का जो भौंकना है वो बंद हो जाएगा। तो डॉग का भौंकना हमारे लिए क्या कर रहा था, एक नकारात्मक प्रबलक का यहाँ पर कार्य कर रहा था, जिसको हटाने की बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आवश्यकता थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शब्द बॉडमास लोगों को गणितीय परिचालक के क्रम को याद करने में मदद करता है। यह किस चीज़ का उदाहरण है, यह किस चीज़ का उदाहरण यहाँ पर शो कर रहा है, ये आपसे पूछा गया है। क्या ये पर्याय का शो कर रहा है, क्या ये स्मारक को शो कर रहा है, क्या ये बड़े पैमाने पर अभ्यास को शो कर रहा है, या फिर ये उपर्युक्त सभी है। बेटर है कि हम लोग इसका ऑप्शन इंग्लिश में भी देख ले, इंग्लिश में आपको शायद जल्दी से समझ में आ जाए। क्या ये सिनोनिम है, क्या ये एक निमोनिक कहलाएगा, क्या ये मास्ड प्रैक्टिस कहलाएगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा तरीके से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मास रूप में प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर उपरोक्त सभी। स्मारक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, निमोनिक बोला जाता है। तो ये बॉडमास आपके लिए क्या कार्य कर रहा है, आपके लिए एक निमोनिक का कार्य कर रहा है। जैसे बी हमारा ब्रैकेट हो जाएगा, ओ से ऑफ हम लोग बोलते हैं, डी से डिवाइड बोलते हैं, एम से मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, ऐसे एडिशन मतलब कि जोड़ना, और ऐसे सब्सट्रैक्शन मतलब कि घटाना। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं, ऑफ को फिर डिवाइड को। इस तरीके से बॉडमास को क्या बना दिया गया, एक निमोनिक बना दिया गया। ये तो पूरा बहुत सारे शब्द है, ब्रैकेट है, ऑफ है, डिवाइड है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, लेकिन इतने सारे नाम कैसे याद रखो। तो हमने यहाँ पर क्या याद रख लिया, हमने यहाँ पर याद रख लिया बॉड मास, राइट। तो बड़े इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्मारक के रूप में कार्य करता है या फिर एक निमोनिक के रूप में ये यहाँ पर कार्य कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, कोई डाउट आई थिंक यहाँ पर नहीं होगा।
अगला क्वेश्चन है, मुकेश अपने कुत्ते मोती को बैठने और विनती करना सिखाने के लिए क्या कर रहा है? सक्रिय अनुबंधन सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहता है। मतलब कि डॉग को ट्रेनिंग मिल रही है। कुछ याद आ रहा है, मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन में सेम चीज़ पूछी थी कल कि इस तरीके की यदि सिचुएशन होगी तो हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पर डॉग जो है उसको बैठाना, खड़े करने के लिए सक्रिय अनुबंधन का प्रयोग किया जा रहा है। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांतों का उपयोग करना चाहता है। उसने मोती को एक पुरस्कार देकर सिखाना शुरू किया जब वह बस खड़ा था। जब वो खड़ा था तो उसने एक पुरस्कार देना शुरू किया। फिर उसने केवल तभी पुरस्कार दिया जब वो बैठ गया। इसके बाद उसने केवल तभी पुरस्कार दिया जब उसने अपना एक पंजा उठाया था। और इसके आगे इसी तरीके से जब डॉग खड़ा हुआ उसने उसको एक अवार्ड दिया। याद करो सक्रिय अनुबंधन का स्किनर की थ्योरी, सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक सजा और नकारात्मक सजा। ठीक है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो यहाँ पर जो चीज़ है वो कौन सी लग रही है, हम लोग एक सक्रिय अनुबंधन करवाना चाहते हैं। मोती को हमने एक पुरस्कार देकर सिखाना शुरू किया। जब वो खड़ा था तब उसको एक पुरस्कार दिया। पुरस्कार में हम लोग उसको एक हड्डी दे सकते हैं या कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, फिर हमने जब वो बैठ गया फिर उसको एक पुरस्कार दिया। जब उसने अपना एक पंजा उठाया तब हमने एक पुरस्कार दिया। मतलब हम लोग उसको क्या सिखा रहे हैं, हम लोग उसको विनती करना, हम लोग उसको प्रार्थना करना सिखा रहे हैं कि प्रार्थना कैसे की जाती है, यहाँ पर विनती कैसे की जाती है। तो ये चीज़ें क्या कहलाती है, क्या ये एक उद्दीपक विभेदीकरण है, क्या ये उद्दीपक सामान्यीकरण है, क्या ये एक नकारात्मक पुनर्बलन है, या फिर ये आकार देना कहलाएगा, शेपिंग करना कहलाएगा। तो देखो इस चीज़ को हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू सीखा हुआ है कि उद्दीपक विभेदीकरण क्या होता है, उद्दीपक सामान्यीकरण क्या होता है, नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है और आकार देना क्या होता है। तो उद्दीपक विभेदीकरण में हम लोग क्या कर पाते हैं, डिफरेंस समझ पाते हैं। जैसे कि हमने एक पैरोट वाला एग्जाम्पल पहले डिस्कस किया हुआ है। पैरोट वाले एग्जाम्पल के अंदर क्या होगा, पैरोट वाला जो हमने एग्जाम्पल किया था उसमें क्या कर रहा था, तोता जो है बार बार जब भी फ़ोन की घंटी बजती है तो क्या करता है, हमेशा बोल देता है कौन है कौन है। ठीक है, जबकि उसको करना क्या था, जब भी गेट बजे, जब भी हमारी डोरबेल बजे तब उसको अपनी आवाज़ निकालनी है। क्योंकि डोरबेल बजती है तब घर वाले हमसे पूछते हैं, घर वाले बाहर जो खड़ा है उससे पूछते हैं कौन है। तो फिर घर वाले सदस्य होते हैं तो बोलते हैं हाँ मैं हूँ। तो आवाज़ पहचान कर हम लोग डोर को खोल देते हैं। तो उस पैरोट ने क्या करा, इस चीज़ को सीख लिया कि जब भी डोरबेल बजेगी तो हमें क्या करना है, ऐसा पूछना है कि कौन है। आपको पता है पैरोट अपनी आवाज़ में बोल सकता है, इंसानों की आवाज़ में बोल सकता है। तो पैरोट बोलता है कौन है। जब भी फिर क्या होता है, घर की घंटी बज रही है तो बोलना ही है। फिर मोबाइल फ़ोन की घंटी बजती है तो फिर वो बोलना स्टार्ट हो जाता है कौन है। फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मान लो एक बार कुकर की सीटी की आवाज़ आ गई तो फिर उसने बोलना स्टार्ट कर दिया कौन है। तो कोई भी चीज़ की आवाज़ आ रही है और वो कॉल बोल रहा है कौन है। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए यहाँ पर अलग अलग नियम होते हैं। एक उद्दीपक विभेदीकरण का होता है। उद्दीपक विभेदीकरण मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन, और उद्दीपक सामान्यीकरण मतलब कि जनरलाइजेशन, नकारात्मक पुनर्बलन आपको पता है नेगेटिव रेनफोर्समेंट, आकार देने का मतलब कि उसको शेप कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर उद्दीपक विभेदीकरण तो लगेगा नहीं। विभेदीकरण करना मतलब कि डिफरेंस समझ जाना। तो यहाँ पर तो डिफरेंस समझने जैसी कोई बात हो ही नहीं रही। जैसे कि पैरोट वहाँ पर समझ गया था कि ये मोबाइल की घंटी की आवाज़ है, जब फ़ोन बजता है तब मुझे नहीं बोलना है, जब डोरबेल बजेगी तभी मुझे इस तरीके का करना है। उद्दीपक सामान्यीकरण का मतलब क्या होता है, हर एक चीज़ पर आवाज़ निकालनी, कुकर की सीटी की आवाज़ हो, ट्रेन की आवाज़ हो, घंटी की आवाज़ हो, अलार्म की आवाज़ हो, डोरबेल की आवाज़ हो, सभी की आवाज़ पर उसे यही बोलना है कौन है। तो ये चीज़ें क्या कहलाती है, ये चीज़ें उद्दीपक सामान्यीकरण को शो करती है। नकारात्मक पुनर्बलन देना मतलब कि अभी हमने देख लिया किसी नेगेटिव चीज़ को हटाने के लिए हम लोग कुछ कार्य कर रहे हैं। जैसे कि नेगेटिव चीज़ को हटाने पर हमने क्या करा था, माँ की डांट को हटाने के लिए हमने रूम की सफाई कर दी थी। तो वो नकारात्मक पुनर्बलन भी हमको कहीं से कहीं तक नहीं पता चल रहा है। हम लोग बच्चे को विनती करना, या फिर ये जो डॉग है इसको विनती करना सिखा रहे हैं। तो ये तो आकार देना, शेपिंग की बात हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर डॉग को सिखाया जाता है कि जब भी कोई आएगा तो आपको कैसे नमस्ते करना है, आप पूरा उसको तरीके सिखा रहे हो, तो ये आकार देने की बात होगी। एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ और भी क्लियर हो जाएगा आपको। देखो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग का आप डायग्राम देख पा रहे हो। यहाँ पर डॉग ने यहाँ पर क्या कर दिया, गंदगी कर दी। दो अलग अलग इमेज में आप देखना। अब डॉग ने क्या करा है, जहाँ पर उसके लेटने का स्थान है, जहाँ पर उसके सोने का स्थान है, वहाँ पर गंदी कर दी है। तो यहाँ पर ये सामने वाला जो व्यक्ति है जिसका ये डॉग है उसको क्या बोल रहा है, उसको एक मॉक कर रहा है कि ये बहुत गलत चीज़ है। तो डॉग को समझ में आ गया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जस्ट पी आउटसाइड, बाहर जाकर ये गंदगी करो तुम। ठीक है, लेकिन फिर क्या करता है डॉग, इस चीज़ को समझ जाता है और वो घास में जाकर गंदगी करता है, पी करता है। तो यहाँ पर उसने इसको सराहा, इसको प्यार किया कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो ये किस चीज़ को अपनाएगा, इस चीज़ को अपनाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझ लो जो कि स्किनर ने करके बताया था।
जैसे कि शेपिंग करना, यहाँ पर आप पिजन के माध्यम से समझ सकते हो। आप पिजन को दाना कब दोगे? पहली स्टेप में, जब वो अपनी गर्दन को ऊंचा उठाएगी तब आप उसको दाना दोगे। ये पहली स्टेप हो गई। मतलब कि इसको क्या पता चल गया, जब मैंने अपनी गर्दन ऊंची करी मेरे को खाने को ये दाना मिलेगा। दूसरी स्टेप में आपको क्या करना है, गिव द पिजन फूड व्हेन इट वॉक टुवर्ड द बटन। जब वो बटन के पास आएगी तब आप उसको क्या करोगे, अब की बार दाना दोगे। ठीक है, अब वो क्या करेगी, गर्दन ऊंची करके बटन के पास आई, आपने उसके सामने दाना रख दिया। तीसरी स्टेप में हमको क्या करना है, गिव द पिजन फूड व्हेन रेजेस इट्स हेड टू द हाइट ऑफ द बटन। जब तक वो पिजन जो है इस बटन के यहाँ तक, इस बटन की हाइट तक अपना मुंह लेकर नहीं आती तब तक आप दाना उसके सामने मत रखो। तो तीसरी स्टेप में आपको क्या करना है, जब तक इस पिजन का मुंह यहाँ तक नहीं पहुंच जाता तब तक आप उसको दाना मत दो। फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, आप उसको दाना कब दोगे, जब वो इस बटन के ऊपर मुंह लगाएगी। जैसे वो आपने यहाँ पर दाना रखा, उसने क्या कर दिया, बटन के ऊपर मुंह लगा दिया। मतलब कि हमने पिजन को क्या कर दिया, हमने पिजन को ये बटन चलाना सिखा दिया कि ये बटन कैसे चलाया जाता है। तो जैसे कि मैं आपसे कल पूछ रही थी कि हम लोग जो पेट एनिमल्स हमारे घर में होते हैं उनको ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, तो उनको ट्रेनिंग जो ये शेपिंग मेथड जो होती है इसके माध्यम से दी जाती है कि ऐसे करके हम लोग किसी भी डॉग को ट्रेनिंग यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर लालच किसका होता है, अनकंडीशनल स्टिमुलस का कार्य कौन करता है, सिर्फ खाना कर सकता है। तो उस खाने के माध्यम से हम उनको बहुत सारी कंडीशनल स्टिमुलस से, यानी कि कृत्रिम उद्दीपक से लेकर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारी कहलाती है शेपिंग। तो जितने भी एनिमल्स को यहाँ पर ट्रेनिंग मिलती है वो किसके माध्यम से मिलती है, शेपिंग के माध्यम से मिलती है, यानी कि हिंदी में बोले तो निरूपण के माध्यम से मिलती है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे लिए क्या हो जाएगा कि हम लोग विनती करना सिखा रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं, फिर इस तरीके से काम कर रहे हैं। हमने पिजन का भी एग्जांपल देख लिया, हमने डॉग का भी एग्जांपल देख लिया। तो ये सारी चीज़ें किसको शो करती है, ये सारी चीज़ें शो करती है आकार देने को, यानी कि निरूपण करने को ये शो करती है। अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, आपका ज्ञान कि पक्षी उड़ते हैं, सूर्य पूर्व से निकलता है और 2 + 2 4 होता है। ये सारी चीज़ें कहाँ पर स्टोर होती है? क्या ये संरचनात्मक मेमोरी का हिस्सा है, स्ट्रक्चर मेमोरी का हिस्सा है? क्या ये प्रक्रियात्मक मेमोरी का, प्रोसीजर मेमोरी का हिस्सा है? क्या ये घटना परक यानी कि एपिसोडिक मेमोरी का हिस्सा है? या फिर आर्थी या सिमेंटिक मेमोरी इंग्लिश में बोला जाता है, सिमेंटिक मेमोरी का ये हिस्सा हो सकता है। यहाँ पर सारी चीज़ें फिक्स है। फिक्स इन द सेंस कि 2 + 2 4 होता है, कोई चेंज नहीं कर सकता। सूर्य पूर्व से निकलता है, इसको, इस फैक्ट को कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। पक्षी उड़ते हैं, इस फैक्ट को भी कोई चेंज नहीं कर सकता है। मतलब कि ये कौन सी मेमोरी के अंदर आएगा, ये हमारा आर्थी मेमोरी या सिमेंटिक मेमोरी के अंदर कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये सारी चीज़ें हमारी आर्थी मेमोरी जो है उसके अंदर कंसीडर की जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। चलो एक काम करते हैं, संरचनात्मक मेमोरी अगर आ गया है तो इसको साथ के साथ डिस्कस कर ही लेते हैं। संरचनात्मक मेमोरी, प्रोसीजर मेमोरी हम लोग क्या देखते हैं, प्रोसीजर मेमोरी मतलब किसी भी चीज़ का एक प्रोसीजर जो है हमारे माइंड के अंदर स्टोर हो गया, बिल्कुल संरचनात्मक तरीके से स्टोर हो गया। हमने उसकी संरचना अपने माइंड में पूरी कर ली है, एक पूरा स्ट्रक्चर वे में ये आ चुका है। ठीक है, संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चर बोला जाता है। ठीक है, प्रोसीजर नहीं, स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में जैसे एल्गोरिदम होती है। एल्गोरिदम क्या होती है, कंप्यूटर में एल्गोरिदम का प्रयोग किया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को ऐड करते जाते हैं। पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, चौथी स्टेप, तो वो एक संरचनात्मक मेमोरी का हिस्सा होगी। प्रक्रियात्मक मेमोरी क्या कहलाएगी, प्रोसीजर मेमोरी क्या कहलाएगी, ये एक प्रकार से अघोषणात्मक मेमोरी होती है, इसको आप ध्यान रख सकते हो। प्रक्रियात्मक मेमोरी एक प्रकार से अघोषणात्मक होती है, इसकी घोषणा नहीं की जाती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो, एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं लाइक साइकिल चलाना। ठीक है, साइकिल चलाना आपने सीख लिया है तो ऐसा नहीं कि इन फ्यूचर आप उसको भूल जाओगे। एक प्रक्रिया है, एक नॉर्मल प्रोसीजर है। हम लोग दिन भर ऑफिस में इतना सारा काम करते हैं, लाइक ये कॉपी पेस्ट करना, इसको टाइप करना, तो ये नॉर्मल है, प्रक्रिया है। इसको आपको ऐसे याद नहीं रखना पड़ता है कि ये करना है। एक नॉर्मल प्रोसीजर जो आपको याद रहती है, हर दिन याद रहती है, वो घटना परक कहलाती है, प्रक्रियात्मक कहलाती है, या फिर इसको आप अघोषणात्मक बोल सकते हो। घटना परक मतलब कि प्रोसीजर मेमोरी। ठीक है, इंग्लिश में प्रोसीजर इसको बोला जाता है। और आर्थी मतलब कि यहाँ पर आपके पास कुछ फैक्ट होते हैं। आर्थी मतलब कि कुछ फैक्ट हो गए, घोषणात्मक हो गई, यहाँ पर कुछ फैक्ट चीज़ें हो गई। 2 + 2 4 हो गया, आपका नाम क्या, ये एक आपके लिए फैक्ट बन जाएगा। कुछ फैक्ट चीज़ों को यदि आप याद रखते हो तो ये आपकी आर्थी मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी या फिर घोषणात्मक स्मृति के अंतर्गत इस चीज़ को कंसीडर किया जाता है। संरचनात्मक आपको याद हो गया, संरचनात्मक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चर वे में सब चीज़ों को याद रखना, हर एक स्टेप को आपको याद रखना, संरचनात्मक मेमोरी कहलाएगा। प्रक्रियात्मक मेमोरी क्या कहलाएगा, प्रक्रिया, प्रोसीजर, आप पूरी प्रोसीजर को याद रख रहे हो।
ठीक है। इसको मतलब एकदम से ऐसे याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको वो पता है कि इसका प्रोसीजर क्या है, तो वो प्रक्रियात्मक मेमोरी हो जाएगी। आपको इसको वर्णन करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसको डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं होती है। घटनापरक मतलब कि आप क्या कर रहे हो, किसी एक एपिसोड, किसी एक वृत्तांत का यहाँ पर वर्णन कर रहे हो, किसी एक घटना का आप यहाँ पर वर्णन कर रहे हो, तो वो घटनात्मक स्मृति यहाँ पर कहलाएगी। और आर्थी स्मृति क्या होती है, सिमेंटिक, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, किसी एक फैक्ट को, किसी एक चीज़ को याद रख लेते हैं, तो वो हमारा सिमेंटिक मेमोरी का हिस्सा हो गया। जैसे 2+2 4 इफेक्ट है, तो ये क्या कहलाएगी, हमारी आर्थी मेमोरी या फिर सिमेंटिक मेमोरी यहाँ पर कहलाएगी। अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, शिक्षा पर दूसरी राष्ट्रीय नीति पर समीक्षा की अध्यक्षता किसने की थी? आचार्य राममूर्ति ने, नरेंद्र देव ने, आचार्य राधाकृष्णन ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो 1986 में सबसे पहले हमारी एजुकेशनल पॉलिसी आई थी, फिर 1992 में उसमें थोड़े से चेंजेस किए गए थे। वो किसके द्वारा किए गए थे? आपने सुना है यशपाल समिति रिपोर्ट जो है, इनकी बोल सकते हैं, इन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को बनाया था, प्रोफेसर यशपाल समिति रिपोर्ट, जो हमें बर्डन रहित एजुकेशन के बारे में बताती है, बोझ रहित शिक्षा के बारे में बताती है। तो उसकी समीक्षा समिति की अध्यक्षता आचार्य राममूर्ति के द्वारा की गई थी। समीक्षा जो है किसके द्वारा की गई थी? आचार्य राममूर्ति के द्वारा की गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। कब की गई थी? 1992 में की गई थी। और आपको पता ही है अभी जो 2020 में हमारी NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। तो शिक्षा पर दूसरी राष्ट्रीय नीति पर समीक्षा समिति अध्यक्षता जो है आचार्य राममूर्ति के द्वारा की गई थी। और प्रोफेसर यशपाल समिति रिपोर्ट आपको ध्यान भी आ रहा होगा, क्योंकि प्रीवियस थोड़े ही दिन पहले हमने क्वेश्चन भी किया था कि प्रोफेसर यशपाल समिति रिपोर्ट क्या बताती है, तो बोझ आधारित अधिगम को वो यहाँ पर शो करती है। ओके, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दर्शन को कौन सी शाखा प्रभावात्मक अनुशासन में आस्था रखती है? दर्शन की यहाँ पर बात हो रही है। क्या ये अस्तित्ववाद हो सकता है? क्या ये यथार्थवाद हो सकता है? क्या ये यहाँ पर आदर्शवाद हो सकता है? क्या ये प्रयोजनवाद होता है? जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन की बात करी थी, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा था कि दर्शन, एक हमने प्रकृतिवाद की बात करी थी कि प्रकृति के सारे निर्णय यहीं पर हो जाते हैं। वैसे यहाँ दर्शन की बात हो रही है कि दर्शन को कौन सी शाखा प्रभावात्मक तरीके से अनुशासन के अंदर आस्था रखती है? तो ये चीज़ें क्या होती है? आदर्शवाद होती है। आदर्शवाद वही चीज़ें हो गई कि हम लोग एक आइडियलिज्म को फॉलो कर रहे हैं, एक आइडियल थ्योरी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, एक आदर्श चीज़ को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, प्रभाव, किसी चीज़ का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत पड़ा हुआ है, हमारे ऊपर जैसे APJ अब्दुल कलाम का बहुत इफेक्ट पड़ा हुआ है। वो बच्चों को जितने अच्छे तरीके से ट्रीट करते थे, बच्चों को जैसे वो गाइड करते थे, वो हमें पसंद है, क्योंकि हमें भी अपने बच्चों को क्या करना है? गाइड करना है। तो ये चीज़ें प्रभावात्मक अनुशासन में आस्था रखती है, मतलब इस चीज़ में बिलीव करती है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एरिक्सन ने क्या किया है? याद आ रहा है? एरिक्सन के जो 8 पद हैं, जो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे जीवन को डिफाइन कर देते हैं। विकास संबंधी परिवर्तनों को हमारे पूरे जीवन काल में होने वाला माना है। विकास संबंधी परिवर्तनों को हमारे जीवन के पहले 5 वर्षों में होने वाला माना है। नैतिकता में परिवर्तन को हमारे जीवन काल में आयु के अनुसार माना है। और हमारे जीवन काल में संज्ञानात्मक स्तर में परिवर्तन को आयु के अनुसार होने वाला माना है। तो एरिक्सन ने क्या माना है? हमें पता ही है। एरिक्सन ने विकास संबंधी परिवर्तनों को हमारे पूर्ण जीवन काल में होने वाला माना है। उन्होंने विश्वास बनाम अविश्वास से लेकर सेल्फ एस्टीम वाली नीड्स तक सारी चीज़ें बता दी थी कि कैसे व्यक्ति जो है सेटिस्फाई हो जाता है अपने जीवन के लास्ट चरणों में, या फिर वो अच्छे से सेटिस्फाई नहीं हो पाता है तो वो निराशा में चला जाता है। ठीक है, एक बार मैं आपको पूरा डायग्राम दिखा देती हूँ कि किस तरीके से उन्होंने बताया हुआ है। आपको सारी पुरानी चीज़ें यहाँ पर याद आ जाएगी। देखो, सबसे पहला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? विश्वास बनाम अविश्वास, यानी कि 0 मंथ से लेकर 18 महीने तक, 0 से 18 महीने तक स्टार्ट हो रहा है। बच्चे की पहली स्टेज चलती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी कि विश्वास बनाम अविश्वास, जो कहाँ पर जाकर खत्म होती है? संपूर्णता बनाम निराशा पर जाकर खत्म होती है। ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर पर जाकर खत्म होती है। या तो उसने लाइफ में सारे काम अच्छे अच्छे कर लिए तो वो क्या करता है? संपूर्णता को प्राप्त कर लेता है, नहीं तो वो निराशा में चला जाता है। जैसे कि अब्राहम मास्लो इस चीज़ को बोलते हैं सेल्फ एस्टीम। ठीक है, पूर्णता को प्राप्त कर लेना, पूरे जीवन से सेटिस्फाई हो जाना। तो वैसे ही एरिक्सन ने अपनी 8 स्टेजेस बताई है। सबसे पहले विश्वास बनाम अविश्वास, माता पिता पर ट्रस्ट और नहीं होता है तो फिर दूसरे पर वो ट्रस्ट नहीं दिखाता है, मिसट्रस्ट दिखाता है। फिर स्वायत्ता बनाम शर्म होता है। फिर पहल बनाम अपराध बोध हो जाता है। फिर अगला परिश्रम उद्यम बनाम हीन भावना हो जाता है।
उसके बाद पहचान बनाम पहचान भ्रांति, या तो पहचान बनाने की कोशिश करता है, आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है, नहीं तो वो रोल कन्फ्यूजन में चला जाता है। याद करो हमारी कौन सी स्टेज आती है, किशोरावस्था वाली। पूछा भी था कि यदि व्यक्ति अपनी पहचान नहीं बना पाता है तो वो कहाँ चला जाता है, रोल कन्फ्यूजन में चला जाता है, पहचान भ्रांति में वो चला जाता है। फिर आत्मीयता बनाम अलगाव की अवस्था आ जाती, शादी वगैरह की बात आ जाती है, यहाँ पर फ्रेंड सर्कल वगैरह अच्छा बनाने की बात हो जाती है। फिर अगला आ जाता है उत्पादकता बनाम स्थिरता। उत्पादकता बनाम स्थिरता में क्या होता है, आगे अपने वो फ्यूचर के बारे में सोचता है, बच्चों के बारे में सोचता है, बच्चों के भविष्य के बारे में तैयारी करने लग जाता है। जब ये सारी स्टेज कंप्लीट हो जाती है तो अबोव 65 क्या आ जाता है, संपूर्णता बनाम निराशा यहाँ पर आ जाती है। यदि उसने सारे कार्य अच्छे से कर लिए तो वो क्या हो जाएगा, संपूर्णता को प्राप्त कर लेगा, ईगो इंटेग्रिटी हो जाएगी, नहीं तो वो निराशा का शिकार यहाँ पर हो जाएगा। तो ये सारी एरिक एरिक्सन की यहाँ पर 8 स्टेजेस की बात हो गई और कैसे कैसे ये कार्य करती, मतलब संपूर्ण जीवन काल को उन्होंने इन भागों में बांट दिया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकास संबंधी परिवर्तनों को हमारे पूरे जीवन काल में होने वाले संबंधों से यहाँ पर कनेक्ट किया गया। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलिए अब हमने टोटल यहाँ पर 20 क्वेश्चन कर लिए। अब आप मुझे बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया। बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके ग्रेड 2 से मिलते जुलते ही थे, इसके अंदर बहुत सारी आपने नई चीज़ें भी आज के सेशन में डिस्कस करिए। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन कैसा लगा, और यदि सेशन अच्छा लगा है तो आप इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।